उस दिन वह बस अपने बेटे को खाना खिलाना चाहती थी। उसने अपने पास का हर सिक्का इकट्ठा किया, अपनी आंखों से माफी मांगी। वह कोई चमत्कार नहीं मांग रही थी, लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। और जब उसने कहा, मैं वादा करती हूं कि जब मेरे पास होगा मैं आपको चुका दूंगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह पल उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अपना बाजार सुपरमार्ट कभी पूरी तरह से सोता नहीं था, यहां तक कि उस शाम को भी, जब सूरज इमारतों पर झुकने लगता था और सड़कों को एक गर्म नारंगी रंग से रंगता था। स्वचालित दरवाजे खुलते और बंद होते रहते थे, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का मुंह जिसे हमेशा कुछ और कहना होता है। चरचराती ट्रॉलियां, गलियारों में दौड़ते बच्चे, पृष्ठभूमि में बजता संगीत जिसे कोई नहीं सुनता था, लेकिन जो किसी न किसी तरह सब कुछ भर देता था। मीरा शर्मा, वह रोहन को अपने सीने से लगाए अंदर आई। बच्चे की आंखें खुली हुई थीं, वे बड़ी और जिज्ञासु आंखें जो हर चीज को बिना किसी फिल्टर, बिना डर के, उस मासूमियत के साथ सोख लेती थीं जो केवल उन्हीं में होती है जिन्हें अभी तक नहीं पता कि दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। उसने एक थोड़ी घिसी हुई नीली टी शर्ट पहनी हुई थी और उसकी छोटी छोटी बाहें अपनी मां की गर्दन को पूर्ण विश्वास के साथ घेरे हुए थीं, जैसे कि यह ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित जगह हो, और उसके लिए वह जगह थी। मीरा बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मूल सामानों की ओर बढ़ी, उन उत्पादों के ऑफर्स को देखे बिना जिन्हें वह खरीद नहीं सकती थी। उसने बहुत पहले सीख लिया था कि जो आपके पास नहीं है उसे देखना खुद को बिना किसी को छुए चोट पहुंचाने का एक तरीका है। चावल, राजमा का एक छोटा डिब्बा, दलिया के 2 पैकेट, बस इतना ही था। उसने इसे कन्वेयर बेल्ट पर उस शांति के साथ रखा जिसे सीखने में उसे सालों लग गए थे। रोहन ने एक रंगीन डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाया जो कैशियर के पास डिस्प्ले पर रखा था, उस मासूम जिज्ञासा के साथ जो बच्चों में होती है जब कुछ चमकता है। नहीं मेरे बच्चे, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी छोटी हथेली को धीरे से पकड़ते हुए। आज नहीं। बच्चे ने विरोध नहीं किया। वह समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन इतना बुद्धिमान भी था कि महसूस न कर सके। उसने अपनी मां के कंधे पर सिर रखा और चुपचाप बैठ गया, मानो वह जानता हो कि उसकी मां पहले से ही बहुत बोझ उठा रही थी। सावित्री देवी, कैशियर, ने उसे देखे बिना उत्पादों को पास करना शुरू कर दिया। उस काउंटर के पीछे के सालों ने उसे एक ही नजर में लोगों को पढ़ना सिखा दिया था। वह जानती थी कि कौन बिना राशि देखे क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है। वह जानती थी कि कौन पहुंचने से पहले हर रुपये को गिनता था, और वह जानती थी बिना पूछे कि यह युवा महिला बच्चे को गोद में लिए और जबड़े कसे हुए किस श्रेणी में आती है। मशीन ने अपनी अंतिम ध्वनि की, यह 87 रुपये और 50 पैसे हैं। सावित्री देवी ने उस सपाट आवाज में कहा जो दिन में सैकड़ों बार एक ही बात दोहराती थी। मीरा ने सिर हिलाया, अपने पैंट की खाली जेब में हाथ डाला और जो कुछ था, एक मुड़ा हुआ नोट और मुट्ठी भर सिक्के, निकाले। उसने उन्हें एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर इस एकाग्रता के साथ रखा जिसे देखना दर्दनाक था। उसके होंठ गिनते हुए चुपचाप हिल रहे थे। 70, 75, 80। वह रुक गई। उसने फिर से अपनी जेब जांची, पहले धीरे धीरे, फिर और तेजी से, फिर उस खामोश निराशा के साथ जो कोई शोर नहीं करती लेकिन सब कुछ भर देती है। और नहीं थे। रोहन ने उसे पूरी तरह से समझे बिना देखा, लेकिन अपनी मां के शरीर में हुए बदलाव को महसूस किया। वह हल्की सी कंपी जो ठंड की नहीं थी। सावित्री देवी उस व्यक्ति के भाव के साथ इंतजार कर रही थीं जिसने इस दृश्य को कई बार देखा था और जिसे बहुत पहले ही आश्चर्य होना बंद हो गया था। मीरा के पीछे कतार उस खामोश अधीरता के साथ बढ़ने लगी जो शोरगुल वाली हो जाती है जब कोई कुछ नहीं कहता। मीरा ने नजर उठाई। सुनिए बहन जी, उसने मुश्किल से स्थिर आवाज में कहा, मुझे 7 रुपये 50 पैसे कम पड़ रहे हैं। उसने निगला, मैं वादा करती हूं कि मैं कल आऊंगी और आपको चुका दूंगी। मैं कसम खाती हूं, यह बस मेरे बच्चे को रात का खाना खिलाने के लिए है। शब्द हवा में ऐसे गिरे जैसे शांत झील में पत्थर। सावित्री देवी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला और उसी क्षण बगल के गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी, आत्मविश्वास भरी, किसी ऐसे व्यक्ति के कदम जिसे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया था कि समय दौड़कर नहीं जीता जाता। सेठ आनंद कुमार एक टोकरी में 3 चीजें लिए हुए थे, एक साबुत गेहूं की ब्रेड, शहद का एक जार और मिनरल वाटर की एक बोतल। यह उनकी हर हफ्ते की दिनचर्या थी। वह अकेले आते थे, बिना सहायकों के, बिना ड्राइवर के बाहर इंतजार किए, बिना किसी ऐसी चीज के जो उन्हें किसी अन्य परिपक्व व्यक्ति से अलग करती हो जो शाम को अपनी खरीदारी करता है। साधारण कपड़े, सफेद बाल, अच्छी तरह से संवारे हुए,
ऐसे हाथ जो कभी काम करते थे। उस सुपरमार्केट में कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे। वह इसे ऐसे ही पसंद करते थे। उन्होंने दशकों के व्यवसाय के बाद सीखा था कि गुमनामी ही एकमात्र सच्चा विलासिता थी जिसे पैसा खरीद सकता था, और वह उसे एक खजाने की तरह संजो कर रखते थे। वह अपनी टोकरी के साथ कैश काउंटर नंबर 3 की कतार में गए और तभी उन्हें वह आवाज़ सुनाई दी, मैं वादा करती हूं कि मैं कल आऊंगी और आपको चुका दूंगी। वह रुक गए, अचानक नहीं, नाटकीय तरीके से नहीं। वह ऐसे रुके जैसे कोई तब रुकता है जब कोई चीज उसे एक ऐसी भावना को छू लेती है जिसे वह सोया हुआ मानता था, उस आंतरिक शांति के साथ जो किसी निर्णय से पहले आती है। जहां से वह थे वह पूरा दृश्य देख सकते थे। बच्चे को गोद में लिए युवा महिला, कन्वेयर बेल्ट पर बिखरे हुए सिक्के, स्थिर भाव वाली कैशियर, पीछे की कतार जो अधीर होने लगी थी, और उस महिला की आंखें। आनंद कुमार ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उन्होंने उन सौदों पर बातचीत की थी जिनसे लाखों का लेन देन होता था। वह उन कमरों में रहे थे जहां पूरी कंपनियों के भाग्य तय होते थे। उन्होंने लोगों को खुशी और दर्द में रोते हुए देखा था, लेकिन उस महिला की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बहुत कम चीजों की तरह रोका था। यह उदासी नहीं थी, यह उदासी से भी अधिक कठिन था। यह गर्व था, एक घायल गर्व जो फिर भी हार मानने से इनकार कर रहा था। सावित्री देवी ने आह भरी, बहन जी, सुपरमार्केट की नीतियां अनुमति नहीं देती, कृपया, मीरा ने कहा, और इस बार उसकी आवाज मुश्किल से कांपी, जैसे हवा से धमकी देती लो, लेकिन जो बुझ नहीं पाती। बस इस बार मैं आपको अपना नाम, अपना नंबर, जो चाहे दूंगी, लेकिन मुझे आज रात अपने बच्चे को कुछ खाने को देना है। रोहन, जो हर समय शांत बैठा था, थोड़ा हिला और अपनी बड़ी आंखों से कैशियर को देखा, कुछ भी नहीं कहा। उस नजर में कोई गणना नहीं थी, कोई हेरफेर नहीं था। वह बस एक बच्चा था जो एक महिला को उस क्रूर ईमानदारी से देख रहा था जो छोटों में होती है और जिसे वयस्क बिना महसूस किए खो देते हैं। सावित्री देवी ने 1 सेकंड के लिए नजरें नीचे की, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन मीरा के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि आगे क्या होने वाला था। मुझे खेद है, कैशियर ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें उसकी दृढ़ता कुछ कम हो गई थी। मैं अपवाद नहीं कर सकती। अगर मैं आपके साथ ऐसा करती हूं तो मुझे सभी के साथ करना पड़ेगा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसने खाली हाथ से बेल्ट से सिक्के एक एक करके, बिना जल्दी, बिना किसी हड़बड़ी के उठाए। उसने उन्हें वापस अपनी जेब में रखा। फिर उसने उत्पादों को देखा, चावल, राजमा का डिब्बा, दलिया के पैकेट। तो क्या आप यह रख सकती हैं? उसने राजमा के छोटे डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा। जो मेरे पास है उससे चावल और दलिया के लिए पर्याप्त है। मैं राजमा छोड़ देती हूं। यह उसी क्षण हुआ, वही सटीक क्षण जब आनंद कुमार ने अपना निर्णय लिया। वह शांत कदमों से काउंटर की ओर बढ़े, बिना ध्यान आकर्षित किए, जैसे कोई बस भुगतान करने आ रहा हो। उन्होंने अपनी टोकरी मीरा के उत्पादों के बगल में बेल्ट पर रखी और सावित्री देवी को देखा। कृपया सब कुछ एक साथ जोड़ दें, उन्होंने शांत आवाज में कहा। सावित्री देवी ने उन्हें बिना समझे देखा। क्या कहा? सब कुछ एक साथ जोड़ दें, महिला के उत्पाद और मेरे, एक ही बिल में। मीरा अचानक मुड़ी। उसकी आंखें आनंद कुमार की आंखों से मिलीं और उनमें ऐसी कई चीजों का मिश्रण था जिन्हें वह व्यवस्थित नहीं कर पा रही थी। कृतज्ञता, शर्म, गर्व, राहत और कुछ ऐसा जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, धन्यवाद, लेकिन नहीं, मैं भीख नहीं लेती। भीख शब्द दोनों के बीच एक धारदार चीज की तरह गिरा। आनंद कुमार विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे उस शांति से देखा जो उदासीनता नहीं थी, बल्कि कुछ पूरी तरह से अलग था। वह सम्मान था। यह भीख नहीं है, उन्होंने आवाज उठाए बिना जवाब दिया। बस मैं अकेले कतार में खड़ा होना पसंद नहीं करता और आप मुझे पहले भुगतान करने देकर मेरा एहसान कर रही हैं। मीरा ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। रोहन ने उत्सुकता से उस सज्जन को देखा और फिर एक छोटी सी मुस्कान दी, वैसी मुस्कान जो बच्चे बिना सोचे समझे देते हैं, मानो वे ठीक ठीक जानते हों कि कब उनकी जरूरत है। आनंद कुमार ने भी मुस्कुराया। फिर उन्होंने सावित्री देवी को उस शांति से देखा जो बहस की अनुमति नहीं देती थी। कुल कितना हुआ? बाहर सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और पार्किंग की लाइटें एक एक करके जलने लगी थीं, जैसे तारे जिन्हें कोई हाथ से जलाता है। मीरा अपनी थैली और रोहन को कसकर पकड़े बाहर निकली। वह कुछ कदम चली और फिर रुक गई। वह मुड़ी। आनंद कुमार अपनी छोटी टोकरी के साथ उसके पीछे आ रहे थे, बिना किसी जल्दी के, जैसे उन्हें किसी चीज की उम्मीद न हो। आपने ऐसा क्यों किया? मीरा ने सीधे पूछा। यह अविश्वास नहीं था, यह किसी ऐसे व्यक्ति का ईमानदार सवाल था जिसे दुनिया को समझने की जरूरत होती है
ताकि वह उसमें आगे बढ़ सके। आनंद कुमार उसके सामने रुके। उन्होंने जवाब देने से पहले उसे एक पल के लिए देखा, क्योंकि कई साल पहले किसी ने मेरे लिए ऐसा ही कुछ किया था और वह व्यक्ति अब नहीं है कि मैं उसे चुका सकूं। उन्होंने एक छोटा सा विराम लिया। तो मैं इसे दूसरे तरीके से चुकाता हूं। मीरा ने उन आंखों से उसका अध्ययन किया जिनसे कुछ भी नहीं बचता था। वह जाल ढूंढ रही थी, कोण ढूंढ रही थी, क्योंकि जीवन ने उसे सिखाया था कि लोग बिना कुछ बदले कुछ नहीं करते। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बस एक तरह की थकी हुई शांति, किसी ऐसे व्यक्ति की शांति जिसने कुछ बड़ा खो दिया है और उस बोझ के साथ जीना सीख लिया है बिना टूटे। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे चुकाऊं, उसने आखिरकार कहा। आप पर मेरा कुछ बकाया नहीं है, उन्होंने सरलता से जवाब दिया। अपने बेटे का ध्यान रखें, बस इतना ही काफी है। और बिना कुछ और कहे वह पार्किंग के दूसरे छोर की ओर चलने लगे। मीरा ने उन्हें दूर जाते देखा। रोहन ने भी उन्हें तब तक देखा जब तक वे कारों के बीच गायब नहीं हो गए। वह सज्जन कौन है, मां? बच्चे ने अपनी छोटी सी आवाज में पूछा। मीरा को जवाब देने में एक पल लगा। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके सीने में कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि यह जवाब ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ मुलाकातें आकस्मिक लगती हैं और वास्तव में वे बिल्कुल विपरीत होती हैं। और वह आदमी, वह शांत सज्जन, अपनी 3 चीजों वाली टोकरी और अपनी आंखों में कुछ ऐसा लिए हुए जिसे वह अभी तक समझ नहीं पा रही थी, उसके जीवन में इस तरह से प्रवेश कर चुका था जिसे दोनों में से कोई भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। मीरा को उस समय यह नहीं पता था कि आनंद कुमार भी उस सुपरमार्केट से वैसे ही नहीं निकले थे जैसे वह अंदर गए थे, क्योंकि उन्होंने भी उसे देखा था और कुछ ऐसा देखा था जिसे वह सालों से ढूंढ रहे थे, बिना यह जाने कि वह उसे ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसा जिसे उस रात जब वह अपने विशाल और शांत घर वापस गाड़ी चला रहे थे, वह अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए। वे आंखें, वह गर्व, वह वादा जो जोर से कहा गया था, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मैं वादा करती हूं कि जब मेरे पास होगा मैं आपको चुका दूंगी। 4 सरल, ईमानदार शब्द जो उन्होंने बहुत समय से सुने सबसे साहसिक शब्द थे। उस रात मीरा ने रोहन को पेट भर खाना खिलाकर सुलाया। यह एक सरल, लगभग साधारण वाक्यांश था, उस तरह का वाक्यांश जिसे दुनिया की लाखों माताएं शायद ही कभी ध्यान देती हैं, क्योंकि उनके लिए यह न्यूनतम, मूल, स्वाभाविक बात है। लेकिन मीरा के लिए उस रात इसका सब कुछ मतलब था। जब बच्चा धीमी सांस और तकिए पर फैली अपनी छोटी बाहों के साथ सो रहा था, वह बिस्तर के किनारे बैठी उसे देखती रही, इस तरह चुपचाप, बस उसे सांस लेते हुए देखती रही। उस छवि में कुछ ऐसा था जो उसे भर रहा था और साथ ही तोड़ भी रहा था। वह बच्चा हर सुबह उठने का उसका कारण था। यह उसे उन सभी चीजों की सबसे क्रूर याद दिला रहा था जो वह अभी तक उसे नहीं दे पाई थी। वह धीरे से उठी, बिना शोर किए, और रसोई में गई। अपार्टमेंट छोटा था, उदारता से गिने गए 3 कमरे, दीवारों पर निशान थे जिन्हें वह रोहन के नोटबुक के पन्नों पर बनाए गए चित्रों से ढकती थी और जिन्हें वह सावधानी से चिपकाती थी जैसे कि वे किसी संग्रहालय में कलाकृतियां हों। खिड़की के पास फर्श पर एक टूटी हुई टाइल थी जो पैर पड़ने पर एक खास आवाज करती थी, और मीरा ने उसे स्वचालित रूप से टालना सीख लिया था, यहां तक कि रात में भी, यहां तक कि अंधेरे में भी। वह अपार्टमेंट उसका था, किराए का, हाँ, पुराना, हाँ, लेकिन उसका। और उस रात जब वह चाय के लिए पानी गर्म कर रही थी जिसे वह अकेले चुपचाप पिएगी, उसने सुपरमार्केट वाले आदमी के बारे में सोचा। उसने उसकी आंखों के बारे में सोचा, उस शांति के बारे में जो ठंडक नहीं थी, उन शब्दों के बारे में, अपने बेटे का ध्यान रखें, बस इतना ही काफी है। ऐसा कौन बोलता था? कौन एक अजनबी का बिल चुकाता और फिर बिना धन्यवाद मांगे चला जाता? मीरा ने बहुत कम उम्र से सीख लिया था कि लोग बिना कारण कुछ नहीं करते, कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उदारता का लगभग हमेशा एक अदृश्य कारण होता है। उसने यह मुश्किल तरीके से उन सालों में सीखा था जब वह अभी भी मानती थी कि दुनिया उतनी अच्छी थी जितनी वह निकली नहीं। लेकिन उस आदमी में कुछ ऐसा था जो उसके ज्ञान से मेल नहीं खाता था, और यह उसे इससे ज्यादा परेशान कर रहा था जितना कि अगर वह पूरी तरह से मेल खाता। उसने आग बुझाई, चाय बिना पिए छोड़ दी, कमरे में गई और रोहन के बगल में लेट गई। छत को देखती रही जब तक कि थकान ने उसे हरा नहीं दिया। सोने से पहले उसने आखिरी बात यही सोची कि उसे कल नौकरी ढूंढनी होगी, क्योंकि सुपरमार्केट के राजमा हमेशा के लिए नहीं रहने वाले थे। कुछ दिनों बाद वास्तविकता ने उस क्रूर सटीकता के साथ वार किया जो उसके पास होती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता।
मीरा ने पिछले कुछ हफ्तों में 14 अलग अलग जगहों पर अपना बायोडाटा भेजा था। दुकानें, रेस्तरां, कार्यालय, गोदाम, कुछ भी जो किराया, बिल और कुछ खाने के लिए पर्याप्त पैसे देता। वह और कुछ नहीं मांग रही थी। उसने बहुत पहले ही और कुछ मांगना छोड़ दिया था। जो जवाब आए वे 3 थे। एक में कहा गया था कि पद पहले ही भर चुका था। दूसरे में कुछ नहीं कहा गया, बस एक डिजिटल चुप्पी थी जो अस्वीकृति से भी बदतर थी। तीसरे ने उसे एक सेवा कंपनी दिशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में साक्षात्कार के लिए बुलाया। मीरा ने जो कुछ उसके पास था उससे खुद को तैयार किया। उसने बाथरूम के छोटे शीशे में खुद को देखा और अपनी कमीज को उस खामोश गरिमा के साथ ठीक किया जो जानता है कि दिखावट सबसे पहले आंकी जाती है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने रोहन को अपनी पड़ोसी दादी लीला के पास छोड़ दिया, एक बुजुर्ग महिला जो अकेली रहती थी और जिसने बच्चे को अपने पोते की तरह अपना लिया था। अच्छी खबर लाना मेरी बच्ची, दादी लीला ने रोहन को गोद में लिए दरवाजे से कहा। मैं कोशिश करूंगी, मीरा ने जवाब दिया। उसने कोई वादा नहीं किया। उसने सीख लिया था कि वादे भारी होते हैं और केवल उन्हीं को निभाना बेहतर होता है जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। दिशा सॉल्यूशंस उस सुबह के बादल भरे आसमान को दर्शाती एक कांच की इमारत की 8वीं मंजिल पर था। मीरा अंदर गई, रिसेप्शन पर अपनी घोषणा की ओर। अन्य 4 लोगों के बगल में एक कठोर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी जो अपनी फाइलों को अपनी गोद में लिए और अपनी घबराहट को छुपाए हुए थे। उसे 40 मिनट बाद बुलाया गया। मानव संसाधन प्रमुख एक युवा व्यक्ति था जिसकी आंखों पर चश्मा था और एक मुस्कान थी जो शीशे के सामने अभ्यास की हुई लगती थी। उसने उसके बायोडाटा को उस तेजी से देखा जो यह दर्शाती है कि वह पढ़ नहीं रहा है बल्कि आपको खारिज करने के लिए कुछ खास ढूंढ रहा है। मैं देखता हूं कि आप कुछ महीनों से औपचारिक रूप से कार्यरत नहीं हैं, उसने बिना नजर उठाए कहा। मैं अपने बेटे की देखभाल कर रही थी, मीरा ने शांति से जवाब दिया। अब मैं काम पर लौटने के लिए तैयार हूं। क्या आपके पास काम करते समय उसे छोड़ने के लिए कोई है? हाँ, समय सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसमें कोई समस्या है? कोई नहीं। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने फिर से देखा। वह किसी चीज पर रुक गया। उसने मुश्किल से भौहें चढ़ाईं। वह छोटी सी हरकत जिसे लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देखता। आपका पिछला अनुभव ग्राहक सेवा में था? हाँ, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 3 साल और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में 2। आपने वह आखिरी नौकरी क्यों छोड़ी? मीरा ने आदमी की आंखों में आंखें डालीं। कंपनी ने वह शाखा बंद कर दी थी। उसने सटीकता से कहा, यह स्वैच्छिक या प्रदर्शन के कारण नहीं था। अगर आपको आवश्यकता हो तो मेरे पास सिफारिश पत्र हैं। आदमी ने फिर से सिर हिलाया। फाइल बंद कर दी। हम आपको अगले कुछ दिनों में सूचित करेंगे। मीरा उसी क्षण समझ गई कि इस वाक्यांश का क्या मतलब था। यह न कहे गए नहीं की सार्वभौमिक भाषा थी ताकि आपको यह कहते समय आंखों में न देखना पड़े। वह उठी, धन्यवाद कहा, बाहर निकल गई। लिफ्ट में अकेले उसने खुद को 3 सेकंड के लिए आंखें बंद करने की अनुमति दी, बस 3। फिर उसने आंखें खोली, सांस ली और जब भूतल पर दरवाजे खुले वह सिर उठाकर फिर से चलने लगी। जिसने भी उसे उस इमारत से बाहर निकलते देखा होगा उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अंदर क्या हुआ था। यह भी उसने अकेले ही सीखा था। मीरा को यह नहीं पता था कि उसी इमारत में 2 मंजिल ऊपर एक कार्यालय था जो लॉबी की निर्देशिका में सूचीबद्ध नहीं था। एक कार्यालय जिसमें कोई संकेत नहीं था, कोई अपनी रिसेप्शनिस्ट नहीं थी, जिसमें एक खिड़की थी जो सड़क की ओर खुलती थी और जहां से अगर आप सही कोण पर खड़े होते तो आप इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार देख सकते थे। आनंद कुमार उसी खिड़की के पास खड़े थे जब उन्होंने एक महिला को बगल में एक फाइल लिए और सिर उठाकर बाहर निकलते देखा। उन्हें उसे पहचानने में 1 सेकंड लगा। फिर उनके अंदर कुछ ऐसा हिला जो बहुत समय से नहीं हिला था। वह अपनी डेस्क की ओर मुड़े जहां प्रिया सिंह, उनकी सालों पुरानी सहायक, अपनी खामोश दक्षता के साथ दस्तावेजों की जांच कर रही थी। प्रिया, उन्होंने कहा, क्या आप जानती हैं कि 8वीं मंजिल पर कौन सी कंपनी है? प्रिया ने उस भाव के साथ नजर उठाई जो अपने मालिक के अप्रत्याशित सवालों का आदी होता है और जिसे बहुत पहले ही आश्चर्य होना बंद हो गया था। दिशा सॉल्यूशंस। वे एक प्रशासनिक सेवा कंपनी है। क्या कुछ हुआ है? आनंद कुमार को जवाब देने में एक पल लगा। नहीं, उन्होंने आखिरकार कहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वह सड़क को एक पल और देखते रहे जब तक कि महिला की आकृति लोगों के बीच गायब नहीं हो गई। प्रिया ने उसे तिरछी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। उनके साथ 12 साल काम करने के बाद उसने यह पहचानना सीख लिया था कि उनकी चुप्पी का मतलब कब कुछ खत्म हो गया था और कब कुछ अभी शुरू हुआ था।
यह दूसरे प्रकार का था। मीरा खाली हाथ घर लौटी, लेकिन उसका मन व्यस्त था। उसने रोहन को उठाया, जिसने उसे बच्चों की उस विस्फोटक और अनुपातहीन खुशी के साथ प्राप्त किया, जैसे हर पुनर्मिलन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हो। उसने उसे कसकर गले लगाया, जितना बच्चा उम्मीद नहीं कर रहा था, और उसने बिना शिकायत किए उसे गले लगाने दिया, मानो वह समझता हो कि उसकी मां को उसकी जरूरत है। कैसा रहा मेरी बेटी? दादी लीला ने दरवाजे से पूछा। ठीक है, मीरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। देखते हैं। उस रात उसने रसोई की मेज पर अपने खातों की जांच की। रोहन पहले ही सो चुका था और अपार्टमेंट पर चुप्पी एक ठोस चीज की तरह हावी थी। संख्याएं झूठ नहीं बोलती थीं। किराया कुछ दिनों में देय था। पेंट्री का स्तर इतना कम था कि वह उनका नाम नहीं लेना चाहती थी। और बचत का लिफाफा, वह लिफाफा जिसे उसने महीनों तक पवित्र चीज की तरह सहेज कर रखा था, उसमें ठीक एक चीज को कवर करने के लिए पर्याप्त राशि थी, किराया या खाना, दोनों नहीं। उसने लिफाफा बंद किया, उसे वापस रखा, छत को देखती रही। उस छत पर कोई जवाब नहीं था, बस कोने में एक नमी का दाग था, जो महीनों से वहीं था और जिसे उसने देखना छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें देखते रहते हैं तो वे आपको खा जाती हैं। तभी उसका फोन बजा, एक अनजान नंबर। उसने संकोच किया। उसने लगभग जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ, वह छोटी सी प्रवृत्ति जो कभी कभी तर्क से ज्यादा जानती है, ने उसे स्क्रीन दबाने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते, मीरा शर्मा। यह एक महिला की आवाज थी, पेशेवर, शांत। हाँ, मैं हूं। मैं प्रिया सिंह बोल रही हूं। मैं आनंद एंटरप्राइजेस में निदेशक की सहायक हूं। हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी प्रोफाइल हमें हमारे पास उपलब्ध एक प्रशासनिक रिक्ति के लिए अनुशंसित की गई थी। क्या आप इस सप्ताह एक साक्षात्कार के लिए उपलब्ध होंगी? मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग उसके शब्दों से तेज था। आनंद एंटरप्राइजेस, वह उपनाम उसे किसी तरह से गूंज गया जिसकी वह व्याख्या नहीं कर पाई। जैसे जब आप कोई धुन सुनते हैं जिसे आपको याद नहीं कि आपने कभी सीखा था, लेकिन किसी तरह आप जानते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसे मिली? उसने सावधानी से पूछा। दूसरी तरफ एक छोटा विराम था। प्रोफाइल खोज की एक आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रिया ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। आपका बायोडाटा हमारी खोज में दिखाई दिया। अगर आप जारी नहीं रखना चाहती तो हम पूरी तरह से समझते हैं। मीरा ने कमरे की ओर देखा जहां रोहन सो रहा था। उसने लिफाफे, छत, उन संख्याओं के बारे में सोचा जो मेल नहीं खाती थीं। नहीं, उसने कहा। हाँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है। साक्षात्कार कब होगा? अगले दिन। मीरा आनंद एंटरप्राइजेस के कार्यालयों में समय पर पहुंची। यह दिशा सॉल्यूशंस से एक अलग इमारत थी, बाहर से अधिक विवेकशील, बिना चमकते कांच या भव्य रिसेप्शन के, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो महंगी इमारतें कभी कभी हासिल नहीं कर पाती। एक ऐसी व्यवस्था जो वास्तविक लगती थी, सजावटी नहीं। उसे काले बालों वाली एक शांत महिला ने प्राप्त किया, जिसने अपने बाल बांधे हुए थे। मैं प्रिया हूं, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आने के लिए धन्यवाद। मीरा ने उसे नमस्ते किया और एक विस्तृत गलियारे से होते हुए एक मीटिंग रूम में उसके पीछे चली गई, जिसमें एक लंबी मेज और 2 कुर्सियां आमने सामने थीं। वह बैठ गई, अपनी फाइल निकाली, इंतजार किया। प्रिया उसके सामने बैठ गई और एक नोटबुक खोली। इसके बाद जो हुआ वह मीरा का अब तक का सबसे अजीब साक्षात्कार था। इसलिए नहीं कि सवाल मुश्किल थे, बल्कि इसलिए कि कोई भी सवाल उसके बायोडाटा के बारे में नहीं था। आप ऐसी स्थितियों को कैसे संभालती हैं जहां संसाधन सीमित हों, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं? प्रिया ने पूछा। जब कोई स्पष्ट समाधान उपलब्ध न हो और आपको तात्कालिकता से काम करना पड़े तो आप क्या करती हैं? आखिरी बार कब आपको अकेले, बिना किसी सहायता के, कोई कठिन निर्णय लेना पड़ा था और आपने क्या किया? मीरा ने हर सवाल का जवाब उस सीधी ईमानदारी के साथ दिया जो दुनिया में रहने का उसका स्वाभाविक तरीका था। बिना किसी दिखावे के, प्रभावित करने की कोशिश किए बिना, वह कहे बिना जो उसे लगता था कि वे सुनना चाहते हैं। जब वह खत्म हुई, प्रिया ने अपनी नोटबुक बंद की और उसे एक पल के लिए देखा। कृपया यहां एक पल इंतजार करें। वह उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मीरा अकेली रह गई। उसने मेज, खिड़की, अपनी फाइलों पर अपने हाथों को देखा और उसी चुप्पी में उसने गलियारे से एक आवाज सुनी। एक ऐसी आवाज जिसे उसने पहचानने से पहले समझ लिया था कि वह क्यों पहचान रही है। गंभीर, शांत, उस विशेष वजन के साथ जो किसी ऐसे व्यक्ति में होता है जिसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती ताकि उसे सुना जा सके। उसके अंदर कुछ जम गया। वह धीरे से उठी, आधे खुले दरवाजे की ओर चली गई और गलियारे के अंत में उसकी पीठ की ओर प्रिया से धीमी आवाज में बात करते हुए, सुपरमार्केट वाला आदमी था, वही आदमी, वही। मीरा एक कदम पीछे हट गई।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जो डर नहीं था, लेकिन पूरी तरह से कुछ और भी नहीं था। संयोग, यह शब्द उसके दिमाग में आया और खुद ही घुल गया, क्योंकि मीरा उस आकार के संयोगों पर विश्वास करने के लिए बहुत बुद्धिमान थी। उस आदमी ने उसकी मदद सुपरमार्केट में की थी और अब किसी तरह से, जिसे वह अभी तक समझ नहीं पा रही थी, वह उस जगह पर दिखाई दिया जहां उसे नौकरी के साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। सवाल यह नहीं था कि कोई संबंध था या नहीं, सवाल यह था कि किस तरह का संबंध था और क्या उसे यह जानने के लिए रहना चाहिए या इससे पहले कि बहुत देर हो जाए भाग जाना चाहिए। मीरा भागी नहीं, हालांकि उसका एक हिस्सा ऐसा करना चाहता था, हालांकि उसके पैर ठीक वैसा ही करने के लिए कह रहे थे। मुड़ना, गलियारे को पार करना, सीढ़ियों से नीचे जाना और पीछे मुड़कर न देखना, लेकिन उस समय उसके अंदर डर से भी ज्यादा मजबूत कुछ काम कर रहा था। कुछ ऐसा जिसे उसने सालों तक अकेले कठिन निर्णय लेते हुए विकसित किया था, बिना किसी जाल के, बिना किसी के जो उसे गिरने पर पकड़ता। तर्क यह था कि अगर उस आदमी को उसे नुकसान पहुंचाना होता तो वह ऐसे नहीं करता। एक औपचारिक साक्षात्कार के साथ नहीं, एक पेशेवर सहायक के साथ नहीं, एक मीटिंग रूम और सवालों की एक नोटबुक के साथ नहीं। बुरे इरादों वाले लोग ऐसे लोगों के लिए इतनी विस्तृत परिस्थितियां नहीं बनाते जिनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होता, और मीरा के पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। यह विरोधाभासी रूप से उसे शांत कर गया। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठा गई, अपनी फाइल को मेज पर रखा, अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा और उस शांति के साथ इंतजार किया जो उदासीनता नहीं थी, बल्कि वह तरीका था जिसे उसने अपने चारों ओर सब कुछ हिलते हुए भी खुद को बरकरार रखने के लिए खोजा था। प्रिया 2 मिनट बाद कमरे में वापस आई, अकेली। इंतजार के लिए क्षमा करें, उसने स्वाभाविक रूप से बैठते हुए कहा। मुझे आखिरी मिनट में एक प्रश्न पूछना था। हम जारी रखें? निश्चित रूप से, मीरा ने जवाब दिया। प्रिया ने उसे एक पल के लिए देखा। वह उस तरह की त्वरित नजर थी जो मूल्यांकन करती है बिना यह बताए कि वह मूल्यांकन कर रही है। मेरा एक आखिरी सवाल है, उसने कहा, और मैं आपसे पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए कहती हूं, क्योंकि इस कंपनी में ईमानदारी एक वैकल्पिक गुण नहीं है। बताइए। दोनों महिलाओं के बीच हवा का घनत्व बदल गया। मीरा ने पलक भी नहीं झपकाई। हाँ, उसने जवाब दिया। प्रिया इंतजार कर रही थी। गलियारे में बैठे हुए सज्जन, मैंने उन्हें कुछ दिन पहले एक सुपरमार्केट में देखा था। उन्होंने मेरी कुछ मदद की थी। मुझे उनका नाम नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, और मुझे समझ नहीं आता कि इसका इस साक्षात्कार से क्या लेना देना है। एक छोटा विराम था। फिर प्रिया ने कुछ ऐसा कहते हुए सिर हिलाया जो सम्मान जैसा था। यही ठीक वैसा ही था जिसकी मुझे उम्मीद थी कि आप कहेंगी, उसने जवाब दिया। और पहली बार जब से वे बैठे थे, उसके चेहरे पर कुछ हल्का सा नरम पड़ गया। सेठ आनंद कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप चाहती हैं, निश्चित रूप से कोई बाध्यता नहीं है। मीरा ने एक पल के लिए खिड़की की ओर देखा। उसने रोहन, लिफाफे, उन संख्याओं के बारे में सोचा जो मेल नहीं खाती थीं। ठीक है, उसने कहा, उन्हें आने दें। सेठ आनंद कुमार बिना किसी जल्दबाजी या दिखावे के कमरे में दाखिल हुए। उनके चलने के तरीके में कुछ भी ऐसा नहीं था जो करोड़पति होने का संकेत देता हो। कुछ भी ऐसा नहीं था जो शक्तिशाली या महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ होने का संकेत देता हो। कुछ ऐसा था जिसे इन सबसे ज्यादा नकली बनाना बहुत मुश्किल था। कोई ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से अपने होने में सहज था, बिना किसी को यह दिखाने की आवश्यकता के। वह मीरा के सामने बैठ गए। उन्होंने उसे सीधे देखा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना उस औपचारिक मुस्कान के जिसका लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आपके पास सवाल हैं, उन्होंने कहा। कई, उसने उसी सीधेपन से जवाब दिया। पूछिए। मीरा ने हिचकिचाया नहीं। आपको मेरी जानकारी कैसे मिली? आनंद कुमार ने बिना नजर हटाए जवाब दिया। उस दिन जब मैं सुपरमार्केट से निकला तो कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। यह दान नहीं था। मैं चाहती हूं कि आप यह समझें, यह पहचान थी। मैंने आप में कुछ ऐसा देखा जिससे, उन्होंने सटीक शब्द की तलाश में एक छोटा विराम लिया, जिसे अधिक संदर्भ की आवश्यकता थी। मैंने प्रिया से कहा कि वह कई कंपनियों के उम्मीदवारों के डेटाबेस में प्रोफाइल खोजे जो चयन प्रक्रियाओं के लिए डेटा साझा करती हैं। आपका बायोडाटा वहां हफ्तों से बिना किसी जवाब के दर्ज था। मीरा ने इस बात पर विचार किया। और अगर मैं उस डेटाबेस में नहीं होती, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता, आनंद कुमार ने कहा। लेकिन आप थीं और हम यहां हैं। यह एक अधूरा जवाब था। दोनों जानते थे, लेकिन यह ईमानदार था और यह एक अच्छी लगने वाली,
गढ़ी हुई परिपूर्ण व्याख्या से ज्यादा मायने रखता था। दूसरा सवाल मीरा ने जारी रखा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपको काम देना, बस। क्यों? आनंद कुमार ने अपनी कोहनियों को मेज पर रखा और अपने हाथों को जोड़ा। क्योंकि मेरे पास एक वास्तविक रिक्ति है जिसे एक वास्तविक व्यक्ति की आवश्यकता है, न कि ऐसे व्यक्ति की जो साक्षात्कार में सही बातें कह सके, ऐसे व्यक्ति की जो तब हल करना जानता हो जब संसाधन सीमित हों और जिम्मेदारियां नहीं। उन्होंने एक विराम लिया। प्रिया ने मुझे बताया कि आपने उस सवाल का जवाब कैसे दिया, और यह सबसे अच्छा जवाब था जो हमने महीनों की खोज में सुना है। इसके बाद की चुप्पी असहज नहीं थी। यह उस तरह की चुप्पी थी जहां दो लोग बिना एक दूसरे पर हमला किए खुद को मापते हैं। मेरा एक पांच की करबात किया। बेटा है, मीरा ने आखिरकार कहा। मैं जानती हूं, मेरा समय पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती। एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, एक डे केयर बंद हो जाता है, जीवन चेतावनी नहीं देता। मैं इसे जितना आप सोचती हैं उससे बेहतर समझता हूं, आनंद कुमार ने जवाब दिया। और उन शब्दों में कुछ ऐसा था जो केवल पेशेवर समझ नहीं थी, यह कुछ अधिक व्यक्तिगत, अधिक पुराना था। मीरा ने इसे नोटिस किया। उसने अभी तक नहीं पूछा, वास्तव में पद क्या है? जो आनंद कुमार ने अगले कुछ मिनटों में समझाया वह पदनाम से अधिक जटिल था। यह केवल प्रशासन नहीं था, यह आपूर्तिकर्ताओं का समन्वय, छोटे अनुबंधों की निगरानी, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए एजेंडा प्रबंधन था। इसके लिए व्यवस्था, विवेक और सबसे बढ़कर गोपनीयता की आवश्यकता थी। यह समूह विभिन्न क्षेत्रों में निवेश परियोजनाओं का प्रबंधन करता है, आनंद कुमार ने समझाया। यह कोई ग्लैमरस काम नहीं है, यह वास्तविक काम है जिसमें ऐसे घंटे होते हैं जिन्हें वास्तविक लचीलेपन के साथ तय किया जा सकता है, न कि कागजी लचीलेपन के साथ जो अन्य जगहें प्रदान करती हैं। और वेतन? मीरा ने सीधे पूछा। आनंद कुमार ने एक आंकड़ा बताया। मीरा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर कुछ फिर से व्यवस्थित हो गया। यह उसकी आखिरी नौकरी में कमाए गए वेतन से 2 गुने से अधिक था। यह किराए, भोजन और कुछ और के लिए पर्याप्त था। यह सिक्कों को गिनना बंद करने के लिए पर्याप्त था। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आनंद कुमार ने कहा। हाँ। क्या आप अकेली हैं? मेरा मतलब है, क्या आपके पास सहायता नेटवर्क है? यह नौकरी का सवाल नहीं है, यह एक व्यक्ति का सवाल है। मीरा ने उसे एक पल के लिए सीधे देखा। मेरे पास मेरी पड़ोसी और मेरा भाई है। हालांकि हम शहर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और हर किसी का अपना जीवन है। क्या आपका भाई जानता है कि आप किस स्थिति से गुजर रही हैं? यह सवाल मीरा को अप्रत्याशित तरीके से लगा, क्योंकि इसका जवाब नहीं था। अर्जुन को कुछ भी नहीं पता था। अर्जुन मानता था कि सब ठीक था, क्योंकि मीरा ने कभी मदद मांगना नहीं सीखा था, कभी यह कहना नहीं सीखा था कि मैं ठीक नहीं हूं, बिना शब्द उसके गले में अटकने के, जैसे कि उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं था। हम संपर्क में रहते हैं, उसने सावधानी से कहा, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। आनंद कुमार ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने दबाव नहीं डाला। ठीक है, उन्होंने कहा, आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वह उठे। उन्होंने हाथ बढ़ाया। पद आपका है, अगर आप इसे चाहती हैं। प्रिया आपको अनुबंध का विवरण देगी। आप फैसला करने के लिए जितना समय चाहें ले सकती हैं। मीरा भी उठी, उसने हाथ मिलाया। यह एक दृढ़ हाथ मिलाना था, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो पीछे भी नहीं हटता था। आनंद कुमार ने इसे नोटिस किया, और उनके चेहरे पर कुछ मुश्किल से दिखाई देने वाला यह दर्शाता था कि वह ठीक वैसा ही उम्मीद कर रहे थे। मीरा इमारत से वैसे ही नहीं निकली जैसे वह अंदर गई थी। उत्साहित नहीं, पूरी तरह से राहत महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि उस विशेष स्थिति में थी जहां किसी को कुछ महत्वपूर्ण मिला हो और उसे अभी तक ठीक से पता न हो कि इसे कैसे संभालना है। उसने कई ब्लॉक बिना किसी निश्चित दिशा के चले, जब तक कि उसने फोन नहीं निकाला। उसने संपर्क सूची में एक नाम खोजा, अर्जुन। उसने उसे एक पल के लिए देखा, फिर बिना कॉल किए उसे वापस रख दिया। अभी नहीं, पहले उसे खुद समझना था कि अभी क्या हुआ था। पहले उसे इसके साथ बैठना था, इसे पलटना था, यह सुनिश्चित करना था कि उसके पैर जमीन पर थे, इससे पहले कि वह किसी और को बताती, क्योंकि मीरा ने सीख लिया था कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें बहुत जल्दी जोर से कहा जाए तो वे टूट जाती हैं। जो उसे नहीं पता था वह यह था कि अर्जुन शर्मा पहले से ही जितना वह सोचती थी उससे ज्यादा जानता था। साक्षात्कार के बारे में नहीं, आनंद कुमार के बारे में नहीं, बल्कि अपनी बहन के पिछले कुछ महीनों के बारे में। क्योंकि दादी लीला ने उस बिना फिल्टर वाली ईमानदारी के साथ जो बुजुर्गों में होती है, जिन्हें अब कोई चक्कर नहीं चाहिए, हफ्तों पहले उसे एक संदेश भेजा था। तुम्हारी बहन बहुत संघर्ष कर रही है बेटे।
वह तुम्हें खुद नहीं बताएगी, लेकिन किसी को तुम्हें बताना ही था। अर्जुन ने वह संदेश 3 बार पढ़ा था। उसने मीरा को फोन करने के लिए फोन उठाया था। उसने उसे नीचे रखा था, फिर से उठाया था, और अंत में उसने कुछ ऐसा किया था जिसे वह जानता था कि उसकी बहन उस पल में उसकी सराहना नहीं करेगी, लेकिन जिसे वह करना छोड़ नहीं सकता था। उसने अपनी बहन की मदद करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया था, बिना उसे बताए। समस्या यह थी कि अर्जुन का अपना एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे वह इतने लंबे समय से छुपा रहा था कि उसे अब नहीं पता था कि यह एक रहस्य था या बस उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। एक रहस्य जो अगर मीरा को गलत तरीके से पता चला गया था तो उनके बीच कुछ ऐसा तोड़ सकता था जिसे वे दोनों मरम्मत करने के लिए निश्चित नहीं थे। उस रात आनंद कुमार प्रिया के जाने के बहुत बाद तक अपने कार्यालय में अकेले रहे। यह उनकी आदत थी। खाली कार्यालयों की चुप्पी उन कुछ चुप्पियों में से एक थी जिसे वह अभी भी बर्दाश्त कर पाते थे, बिना उसके बहुत भारी होने के। उनके घर में चुप्पी की एक अलग बनावट थी, अधिक घनी, अनुपस्थितियों से भरी हुई, जिनके नाम और उपनाम थे। उन्होंने अपनी डेस्क का निचला दराज खोला, एक तस्वीर निकाली। यह एक साधारण तस्वीर थी। एक युवा महिला एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए दोनों कैमरे की ओर हंस रही थीं। उस हंसी के साथ जो उत्पन्न नहीं होती, जो बस तब होती है जब कोई आपको ठीक उसी समय तस्वीर लेता है जब दुनिया सही लगती है। महिला उनकी बेटी थी, बच्ची उनकी पोती थी। दोनों की सालों पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक गीली सड़क, एक ऐसी मोड़ जिसने माफ नहीं किया। 2 जीवन जो कुछ ही सेकंड में बुझ गए, जबकि वह दुनिया के दूसरे छोर पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिसे उन्हें अब याद नहीं था कि वह किस काम का था। यह वह घाव था जो कभी नहीं भरा, खोया हुआ पैसा नहीं, वे व्यवसाय नहीं जो बाद में डगमगा गए थे, बल्कि यह जब उन्हें नहीं होना चाहिए था तब दूर रहना, महत्वपूर्ण से ऊपर तात्कालिक को रखना, जब तक कि महत्वपूर्ण चेतावनी के बिना गायब नहीं हो गया। उन्होंने एक पल के लिए तस्वीर को देखा, फिर उसे सावधानी से वापस रख दिया। उठे, खिड़की पर गए। रात में शहर उन्हें दिन की तुलना में हमेशा अधिक ईमानदार लगता था। रोशनी जल रही थी और लोग अपने घरों में थे। कुछ ऐसा था जो व्यवस्थित हो गया था, कुछ ऐसा था जो अलग तरीके से सांस ले रहा था। उन्होंने मीरा के बारे में सोचा, उस महिला के बारे में जो गरिमा के साथ सिक्के गिन रही थी, जो भीख मांगने से पहले राजमा का डिब्बा वापस कर देती थी, जो सिर उठाए सीधे देखती थी, भले ही दुनिया उसके कंधों को नीचे धकेल रही हो। वह उनकी बेटी नहीं थी, वह उनकी पोती नहीं थी। वह यह जानते थे। वह इतनी कमजोर नहीं थे कि इसे भ्रमित कर सकें, लेकिन कुछ ऐसा था, एक जिम्मेदारी जो उनमें एक ऐसी रोशनी की तरह जल उठी थी जो सालों से बुझी हुई थी। वह जिम्मेदारी कि वह जो कुछ भी उनके पास था उसका उपयोग कुछ उपयोगी करने के लिए करें, इससे पहले कि फिर से बहुत देर हो जाए। जो आनंद कुमार को उस समय नहीं पता था वह यह था कि मीरा शर्मा केवल एक बहादुर महिला नहीं थी जिसके पास एक बेटा और एक कठिन परिस्थिति थी। वह कोई ऐसी थी जिसका एक अतीत था जो जल्द ही सतह पर आने वाला था। एक ऐसा अतीत जो उसके लिए, अर्जुन के लिए, और एक ऐसे तरीके से जिसे दोनों में से कोई भी अभी तक अनुमान नहीं लगा रहा था, उनके लिए भी सब कुछ बदल देगा। आनंद एंटरप्राइजेस में मीरा के काम का पहला दिन बारिश के साथ शुरू हुआ। कोई नाटकीय या मूसलाधार बारिश नहीं, एक हल्की, लगातार बारिश। वैसी बारिश जो चेतावनी नहीं देती और बड़ी बारिश की तरह ही भिगोती है, लेकिन शिकायत करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि तकनीकी रूप से यह इतनी ज्यादा नहीं होती। मीरा जल्दी निकल गई। उसने रोहन को दादी लीला के पास छोड़ दिया, जिन्होंने दरवाजा खटखटाने से पहले ही खोल दिया, जैसे वह सुबह से ही इंतजार कर रही हों। मैंने बच्चे के लिए नाश्ता तैयार कर लिया है, दादी लीला ने एक तरफ हटते हुए कहा। दादी लीला, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। चुप रहो और जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। उन्होंने उसे उस लहजे में टोका जो बहस की अनुमति नहीं देता था, लेकिन जो पूरी तरह से प्यार से बना था। मीरा मुस्कुराई। उसने रोहन के गाल पर एक चुंबन दिया। खिया, जो जानवरों की किताब देखने में इतना व्यस्त था कि उसे यह भी नहीं पता चला कि उसकी मां डर और कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक उम्मीद कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी, के बीच बंटे हुए दिल से जा रही थी। वह हल्की बारिश में एक छाते के नीचे चल रही थी, जो एक तरफ से ठीक से बंद नहीं होता था, और उसने सोचा कि यह उसके पूरे जीवन का एक अच्छा रूपक था। प्रिया उसका रिसेप्शन में एक मुद्रित एजेंडा, एक कप कॉफी और उस शांत दक्षता के साथ इंतजार कर रही थी जो सालों से चीजों को बिना किसी को पता चले काम कर रही है। सुप्रभात, उसने दोनों चीजें देते हुए कहा। कॉफी अमेरिकन है। अगर आप कुछ और पसंद करती हैं तो तीसरी मंजिल की रसोई में सब कुछ है। अमेरिकन, यह बिल्कुल सही है, मीरा ने जवाब दिया। ठीक है,
मैं आपको सप्ताह की गतिशीलता समझाती हूँ। इसके बाद एक तीव्र लेकिन व्यवस्थित सुबह थी। प्रिया ने उसे सिस्टम, सक्रिय आपूर्तिकर्ता, चल रही परियोजनाएं, भौतिक और डिजिटल फाइलें उस स्पष्टता के साथ दिखाईं जो अच्छी तरह से निर्मित संरचना के वर्षों को दर्शाती थी। मीरा ने उस एकाग्रता के साथ सब कुछ आत्मसात कर लिया जो उसकी खामोश महाशक्ति थी। उसने 2 बार नहीं पूछा, उसे दोहराने की जरूरत नहीं थी। उसने वास्तव में उस पूर्ण ध्यान के साथ सुना जो ऐसी दुनिया में दुर्लभ हो गया है जहां हर कोई आधा मौजूद है। सुबह के बीच में प्रिया रुक गई। उसने उसे एक नए भाव के साथ देखा। जानते हो, हम इस पद के लिए हफ्तों से खोज रहे थे, उसने कहा। हमने 16 लोगों का साक्षात्कार लिया और किसी ने भी ऐसे नहीं सुना। मीरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके सीने में कुछ ऐसा व्यवस्थित हो गया जैसे बहुत समय से नहीं हुआ था। सेठ आनंद कुमार दोपहर के करीब दिखाई दिए। अपने हमेशा की तरह कदमों से गलियारे को पार किया, मीरा को सिर झुकाकर संक्षिप्त अभिवादन किया, पूछा कि सब ठीक है या नहीं और बिना किसी बात का बतंगड़ बनाए आगे बढ़ गए। मीरा ने इसकी सराहना की। उसे बचाने की परियोजना की तरह व्यवहार किया जाना उसे किसी भी चीज से ज्यादा असहज करता था। लेकिन उसी दोपहर जब प्रिया एक बाहरी बैठक के लिए निकली और मीरा दस्तावेज कक्ष में भौतिक फाइलों को व्यवस्थित करते हुए अकेली रह गई, तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी एजेंडा में नहीं था। वह फाइलों को साल के हिसाब से वर्गीकृत कर रही थी। जब एक फाइल कैबिनेट नहीं खुला तो उसने उसे और जोर से खींचा। फाइल कैबिनेट अचानक खुल गया और कई फाइलें जमीन पर गिर गईं, खुल गईं। मीरा उन्हें सावधानी से उठाने के लिए झुकी, ढीले कागजों को इकट्ठा कर रही थी। यह जांच कर रही थी कि कुछ भी आपस में न मिले। तभी उसने नाम देखा, किसी अनुबंध में नहीं, किसी औपचारिक दस्तावेज में नहीं, एक ढीले कागज पर हस्तलिखित, किसी ऐसे व्यक्ति की लिखावट में जो तेजी से लिखता है जब दिमाग हाथ से तेज चलता है। एक नाम, शर्मा। उसके नीचे एक पता, कई साल पहले की एक तारीख और 3 शब्द जिनका अभी तक कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन जो उसकी आंखों में कांटों की तरह चुभ गए। लंबित, भूलना नहीं। मीरा कागज हाथ में लिए स्थिर खड़ी रही। शर्मा उसका उपनाम था। यह संयोग हो सकता था, यह एक सामान्य उपनाम था। शहर में इस उपनाम के हजारों लोग थे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति जिसने उसे कभी धोखा नहीं दिया था, जब उसने वास्तव में उसे सुना था, उसे कुछ और बता रही थी। उसने कागज को ठीक वहीं रखा जहां उसे मिला था। फाइलों को फिर से इकट्ठा किया, उन्हें फाइल कैबिनेट में व्यवस्थित किया और कुछ नहीं कहा। अभी नहीं। उस रात उसने अर्जुन को फोन किया, उसे नौकरी के बारे में बताने के बहाने से नहीं, बल्कि सवालों के साथ, बातचीत के भेस में सवाल, क्योंकि अपने भाई के साथ हमेशा ऐसा ही रहा था। 2 लोग जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और जिन्होंने महत्वपूर्ण बातों के बारे में सीधे बात करने के बजाय उनके इर्द गिर्द बात करना सीख लिया था। कैसे हो? अर्जुन ने फोन उठाते हुए पूछा और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मीरा ने तुरंत नोटिस किया। एक छोटा सा तनाव, जैसे गिटार का तार थोड़ा ज्यादा कसा हुआ हो। ठीक हूं, मुझे नौकरी मिल गई। छोटा विराम। सच में? कहां? आनंद एंटरप्राइजेस नामक एक कंपनी में, प्रशासनिक समन्वय। इसके बाद की चुप्पी सामान्य से ज्यादा देर तक चली। अर्जुन, बहुत बढ़िया। मीरा, उसने आखिरकार कहा, मुझे बहुत खुशी है। क्या आप इस नाम को जानते हैं? आनंद, यह एक सामान्य उपनाम है, उसने बहुत तेजी से जवाब दिया। मीरा ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने भाई को हमेशा से जानती थी। वह जानती थी कि वह कब झूठ बोलता था, इसलिए नहीं कि अर्जुन खराब झूठा था, बल्कि इसलिए कि वह एक बहुत अच्छी पर्यवेक्षक थी। अर्जुन, कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता होना चाहिए। मीरा, तुम थक गई हो, कल सुबह अच्छी शुरुआत करना, हम सप्ताहांत में बात करेंगे। अर्जुन, शुभ रात्रि। मीरा, उसने फोन काट दिया। मीरा ने अपने फोन की बंद स्क्रीन को देखा। 6 साल में, जब से वे वयस्क हुए थे और हर किसी का अपना जीवन था, अर्जुन ने कभी ऐसे फोन नहीं काटा था, कभी नहीं। मीरा को यह नहीं पता था कि अर्जुन शर्मा दादी लीला के संदेश के बाद से हफ्तों से अच्छी तरह से नहीं सो पाया था। जब से उसे पता चला था कि उसकी बहन सिक्के गिन रही थी और उसे कुछ नहीं बता रही थी, जब से उसने एक ऐसा निर्णय लिया था जो उसके सीने में पत्थर की तरह भारी था, जिसे वह नहीं जानता था कि वह सही था या उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अर्जुन एक निर्माण कंपनी में साइट सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। उसने सालों के प्रयास से उस पद पर चढ़ाई की थी, जल्दी आकर देर से जाकर, बिना किसी उपनाम या विरासत में मिले संपर्कों के, केवल काम, केवल लगन। लेकिन कुछ ऐसा था जो मीरा उसके बारे में नहीं जानती थी, कुछ ऐसा जिसे अर्जुन ने 1 साल से भी पहले खोजा था।
जब वह अपनी मां के कुछ पुराने दस्तावेजों की जांच कर रहा था तो उसे एक पत्र मिला। एक ऐसा पत्र जिसे उसकी मां ने कभी किसी को दिखाए बिना सहेज कर रखा था, हाथ से लिखा हुआ, एक ऐसी लिखावट में जिसे उसने शुरू में नहीं पहचाना था। उसकी मां को संबोधित एक ऐसे नाम से हस्ताक्षरित जिसे उस समय उसे कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन जो बाद में समय और खोजों और रातों की नींद हराम करने के बाद उसे बहुत कुछ बताने लगा। पत्र एक कर्ज के बारे में था, पैसे के बारे में नहीं, दूसरे कर्जों के बारे में, जो तब उत्पन्न होते हैं जब कोई आपके जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में आपकी मदद करता है और आप गर्व या डर या दोनों के कारण पीछे मुड़कर देखे बिना गायब हो जाते हैं। पत्र उसकी मां के बारे में था, अर्जुन और मीरा के पहले के समय के बारे में, एक ऐसा समय जहां उसकी मां युवा थी और अकेली थी और किसी ने उसे तब आगे बढ़ने में मदद की थी जब उसके पास कोई नहीं था। किसी का उपनाम आनंद था। अर्जुन को जो संदेह था उसे पुष्टि करने में महीनों लग गए थे। उसने खोज की थी, उसने सीधे पूछे बिना सवाल पूछे थे। उसने उस धैर्य के साथ पता लगाया था जो जानता है कि सच्चाई जल्दबाजी नहीं करती, बस इंतजार करती है। और जब उसने आखिरकार पुष्टि की कि उस पत्र का आनंद कुमार आनंद एंटरप्राइजेस का वही आनंद कुमार था, तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वह आदमी जिसने दशकों पहले उसकी मां की मदद की थी वही आदमी था जिसके तहत उसकी बहन अब काम कर रही थी। और उसे नहीं पता था कि यह एक असाधारण संयोग था या कुछ ऐसा जिसे किसी ने इरादे से किया था। जो अर्जुन को अभी तक नहीं पता था वह यह था कि आनंद कुमार को भी यह नहीं पता था कि आनंद कुमार ने मीरा को सुपरमार्केट में देखा था और उस अजीब पहचान को महसूस किया था बिना उसे नाम दिए, कि उसने मीरा शर्मा को बिना उपनाम को उस पत्र में लिखी महिला से जोड़े काम पर रखा था जिसे उन्होंने खुद दशकों पहले लिखा था। क्योंकि आनंद कुमार ने अपने जीवन में कई पत्र लिखे थे और वह विशेष रूप से उन्होंने अपने सबसे कठिन क्षणों में से एक में लिखा था, जब वह अभी भी युवा थे और उनके पास निश्चितताओं से ज्यादा कर्ज थे और राधा नाम की एक महिला उनके रास्ते में आई थी जिसकी दयालुता इतनी सरल और इतनी विशाल थी कि उसने सब कुछ की दिशा बदल दी थी। राधा शर्मा, मीरा और अर्जुन की मां, एक महिला जिसकी सालों पहले मृत्यु हो गई थी, उस रहस्य को अपने साथ लेकर बिना यह जाने कि दुनिया अंततः उन चक्रों को बंद करने का तरीका ढूंढती है जिन्हें जीवित लोग खुला छोड़ देते हैं। मीरा उस रात ठीक से नहीं सो पाई। शर्मा उपनाम वाला कागज, अर्जुन की आवाज बिना किसी स्पष्टीकरण के फोन काट रही थी। आनंद कुमार का भाव जब उसने पूछा कि क्या उसके पास सहायता नेटवर्क है। बहुत सारे ढीले टुकड़े एक साथ घूम रहे थे। वह सुबह होने से पहले उठी, रसोई में गई, पानी गर्म किया, उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां उसने कुछ दिन पहले अपने आखिरी पैसे गिने थे। उसने अपना फोन खोला और कुछ ऐसा खोजा जो उसने पहले कभी नहीं खोजा था, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। आनंद कुमार, आनंद एंटरप्राइजेस, इतिहास। परिणाम कम थे। वह अपने स्तर के लिए एक विवेकशील व्यक्ति थे। कम तस्वीरें, कम साक्षात्कार। कई साल पहले की एक व्यावसायिक पत्रिका में एक नोट जहां वह एक समूह फोटो में पृष्ठभूमि में दिखाई दिए थे, लेकिन उस तस्वीर में कुछ था। नामों के साथ एक कैप्शन और आनंद कुमार के नाम के बगल में एक और नाम था, एक महिला का नाम। मीरा ने स्क्रीन को अपनी आंखों के पास लाया। उसने पढ़ा, उसने 2 बार पढ़ा, फिर उसने फोन को धीरे से मेज पर रख दिया, जैसे कि वह अचानक इतना भारी हो गया हो जितना वह संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि उस तस्वीर में आनंद कुमार के बगल में जो नाम था वह किसी साथी या सहकर्मी का नहीं था। वह किसी ऐसे व्यक्ति का नाम था जिसे मीरा जानती थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो सालों से उसके जीवन में एक ऐसे तरीके से दिखाई नहीं दिया था जो उसे हमेशा अजीब लगता था, लेकिन जिसे उसने कभी ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि सोचने के लिए बहुत सारी अन्य तात्कालिक चीजें थीं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अचानक गायब होना सालों पहले ठीक उसी समय हुआ था जब उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी थी। स्क्रीन पर नाम रोहन के पिता का था। स्क्रीन पर नाम समीर मल्होत्रा था। मीरा ने उसे एक ऐसे समय तक देखा जिसे वह माप नहीं सकी। यह 1 मिनट हो सकता था, यह 10 हो सकता था। कॉफी ठंडी हो गई बिना उसके छुए। पिछली रात की बारिश ने हवा को साफ और ठंडा कर दिया था और रसोई की खिड़की से सुबह की वह विशेष स्पष्टता आ रही थी जो पूरी तरह से रोशन नहीं करती, लेकिन कुछ भी पूरी तरह से छाया में भी नहीं छोड़ती। समीर मल्होत्रा, वह आदमी जो लगभग 2 साल तक उसके जीवन में था। वह आदमी जिसके साथ उसने कुछ ऐसा बनाया था जो उस समय उसे वास्तविक, ठोस, उस तरह का लगा था जो हमेशा रहता है। वह आदमी जो एक सुबह बस नहीं था, बिना लड़ाई के, बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के, बिना पत्र के, बिना कॉल के, बिना किसी ऐसी चीज के
जो मीरा को कुछ ठोस देती जिसे वह पकड़ सके या जिस पर गुस्सा कर सके, बस अनुपस्थिति। और हफ्तों बाद जब उसे पता चला कि रोहन आने वाला है, तो समीर की अनुपस्थिति एक व्यक्तिगत घाव से हटकर एक व्यावहारिक वास्तविकता बन गई जिसे अकेले ही हल करना था। और उसने ठीक वैसा ही किया। उसने इसे अकेले ही हल किया। उसने दर्द को वहीं रखा जहां वह उन सभी चीजों को रखती थी जिन पर वह उस समय ध्यान नहीं दे सकती थी। उस आंतरिक स्थान में जहां चीजें इंतजार करती हैं जब तक किसी के पास उन्हें देखने के लिए समय और स्थान न हो। और उसने केवल एक ही बात पर ध्यान केंद्रित किया, अपने बेटे पर। उस पूरे समय में उसने कभी समीर को नहीं खोजा था, गर्व के कारण नहीं, हालांकि गर्व भी था, बल्कि इसलिए कि उसने एक सचेत निर्णय लिया था। रोहन एक उपस्थित पिता का हकदार था या किसी का नहीं, न कि ऐसे व्यक्ति का जिसने गायब होना चुना था और जो तब वापस आता था जब उसे सुविधाजनक लगता था। वह दरवाजा मीरा ने चाबी से बंद कर दिया था और चाबी को ऐसी जगह रख दिया था जहां उसे कमजोर क्षणों में नहीं मिल सकती थी। लेकिन अब समीर मल्होत्रा का नाम आनंद कुमार के नाम के बगल में एक तस्वीर में दिखाई दिया और इससे सब कुछ बदल गया। उसने उसे अंता वारिकांतरा के नाम करता है, तिकास्वीरा, ठंडी एकाग्रता के साथ, और खोज की जो तब दिखाई देती है जब दिल दिमाग में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत व्यस्त होता है। मीरा ने अगले 1 घंटे तक हर उस धागे को खोजने में बिताया जो उसे मिल सकता था। समीर मल्होत्रा और आनंद एंटरप्राइजेस किसी भी हालिया परिणाम में एक साथ दिखाई नहीं दिए। तस्वीर पुरानी थी, सालों पहले के एक व्यावसायिक कार्यक्रम का एक नोट जहां दोनों लोगों के एक समूह के बीच दिखाई दिए थे। कोई पाठ नहीं था जो संबंध की व्याख्या करता, पर्याप्त संदर्भ नहीं था, लेकिन वे एक ही तस्वीर में थे, एक ही कार्यक्रम में, एक ही कक्षा में। जो उसे एक अप्रत्याशित पार्श्व खोज में मिला वह स्थानीय समाचार पृष्ठ पर एक संक्षिप्त उल्लेख था, एक छोटा सा, लगभग अदृश्य नोट जो सालों पहले का था। इसमें एक संपत्ति विकास परियोजना में 2 छोटे साझेदारों के बीच विवाद की बात की गई थी। लेख में नाम गौण थे, लेकिन उनमें से एक मल्होत्रा था। मीरा ने नोट को 3 बार पढ़ा। उल्लिखित संपत्ति विकास परियोजना वह थी जिसमें आनंद एंटरप्राइजेस ने मुख्य निवेशक के रूप में भाग लिया था। धागा पतला था, एक ही उचित स्पष्टीकरण से टूट सकता था, लेकिन वह वहां था। और मीरा उस तरह की व्यक्ति थी जो जब कोई धागा ढूंढती है तो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे यह नहीं पता चल जाता कि वह कहां से आता है और कहां जाता है। उसने फोन बंद कर दिया, छत को देखा। 2 विकल्प थे, आनंद कुमार को जो उसने पाया था उससे सामना करना और महीनों में मिली एकमात्र स्थिर नौकरी को जोखिम में डालना, शायद एक ऐसे संबंध के आधार पर जिसका शायद कोई मतलब नहीं था, या इंतजार करना, अवलोकन करना, कोई भी कदम उठाने से पहले और अधिक टुकड़े इकट्ठा करना। मीरा ने मुश्किल तरीके से सीखा था कि डर से लिए गए निर्णय लगभग कभी सही नहीं होते। वह अभी के लिए इंतजार करेगी। काम पर अगले कुछ दिन एक ऐसी सामान्यता के साथ गुजरे जिसका मीरा ने रणनीतिक रूप से उपयोग किया। वह समय पर आती थी, हमेशा की तरह ध्यान से अपना काम करती थी, ईमेल का जवाब देती थी, आपूर्तिकर्ताओं का समन्वय करती थी, दस्तावेजों को व्यवस्थित करती थी। प्रिया ने आत्मविश्वास का भाषण दिए बिना स्वाभाविक रूप से अधिक जटिल चीजें सौंपनी शुरू कर दी। और इस बीच मीरा ने अवलोकन किया, आनंद कुमार का अवलोकन किया। आपूर्तिकर्ताओं के साथ बात करने का उनका तरीका हमेशा सीधा, लेकिन बिना अहंकार के। उनकी आदत कि वह सभी से पहले आते थे और सभी के बाद रुकते थे। जिस तरह से वह सफाई कर्मचारियों के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे परियोजना प्रबंधकों के साथ करते थे, उसी अभिवादन, उसी ध्यान के साथ। उसने फाइलों का भी अवलोकन किया, स्पष्ट तरीके से नहीं, न तो उलटफेर करके और न ही हताशा से खोजकर, बल्कि उस धैर्य के साथ जो जानता है कि रहस्य नाटकीय जगहों पर नहीं छिपे होते, बल्कि उन रोजमर्रा के विवरणों में छिपे होते हैं जिनकी कोई जांच नहीं करता, क्योंकि वे बहुत साधारण लगते हैं कि महत्वपूर्ण हो। यह ऐसे ही एक विवरण में था जहां उसे दूसरा टुकड़ा मिला। एक पुरानी चालान गलत फाइल में दर्ज था जो मल्होत्रा बिल्डर्स एंड सन्स नामक एक कंपनी का था। कई साल पहले की तारीख, महत्वपूर्ण राशि, अवधारणा, अनुबंध के उल्लंघन के कारण अनुबंध का निपटान। मीरा ने दस्तावेज को फोन से फोटो खींचा, उसे वापस रख दिया और ऐसे काम करती रही जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उस सप्ताह आनंद कुमार ने उसे पहली बार अपने कार्यालय में बुलाया जब से उसने काम शुरू किया था। यह एक गंभीर कार्यालय था, बिना अनावश्यक सजावट के, किताबों से भरी एक लाइब्रेरी जिसे स्पष्ट रूप से पढ़ा गया था, न कि सजावट के लिए मीटर के हिसाब से खरीदा गया था।
कोने में एक पौधा जिसे कोई नियमित रूप से पानी देता था, और डेस्क पर काम के दस्तावेजों के अलावा एक फोटो फ्रेम जो दीवार की ओर मुड़ा हुआ था। मीरा ने तुरंत इसे नोटिस किया। एक ऐसे व्यक्ति की डेस्क पर एक उल्टा रखा हुआ फोटो फ्रेम जो स्पष्ट रूप से व्यवस्थित था और अपने स्थान के हर विवरण के प्रति सचेत था। यह लापरवाही नहीं थी, यह एक निर्णय था। बैठ जाइए कृपया, आनंद कुमार ने अपनी डेस्क के सामने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। मीरा बैठ गई। पहला हफ्ता कैसा रहा? अच्छा, सिस्टम स्पष्ट है। एक बार जब आप वर्गीकरण के तर्क को समझ जाते हैं, मुझे भौतिक फाइल में कुछ छोटी असंगतताएं मिलीं जिन्हें मैं ठीक कर रही हूं। आनंद कुमार ने सिर हिलाया। प्रिया ने भी मुझे यही बताया। उन्होंने एक विराम लिया। चल रही परियोजनाओं के बारे में कोई सवाल? एक, मीरा ने कहा, और शब्दों को उस सावधानी से चुना जो ऐसी जमीन पर चलता है जिसे वह पूरी तरह से नहीं जानता। ऐतिहासिक अभिलेखागार में मल्होत्रा बिल्डर्स एंड सन्स नामक एक निर्माण कंपनी के संदर्भ हैं। क्या वह व्यावसायिक संबंध अभी भी सक्रिय है? आनंद कुमार के चेहरे पर बदलाव न्यूनतम था। केवल वही व्यक्ति जिसने उसे मीरा के ध्यान से देखा था उसे नोटिस कर पाता। एक सेकंड का एक अंश जहां कुछ उसकी आंखों से गुजरा, फिर वह हमेशा की तरह वापस आ गए। नहीं, उन्होंने शांति से कहा। वह संबंध सालों पहले अनुबंध के उल्लंघन के कारण समाप्त हो गया था। उनके साथ कुछ भी लंबित नहीं है। समझ गया, मीरा ने जवाब दिया। मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या मुझे उन फाइलों को सक्रिय रखना चाहिए या उन्हें बंद ऐतिहासिक फाइलों में स्थानांतरित करना चाहिए। बंद ऐतिहासिक, आनंद कुमार ने कहा। हमें उनकी फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीरा ने सिर हिलाया। वह जाने के लिए उठी। मीरा, वह रुक गई। आपके बेटे का क्या हाल है? यह सवाल पिछली बातचीत से पूरी तरह से अलग जगह से आया, जैसे आनंद कुमार को कमरे की हवा को किसी वास्तविक चीज से बदलने की जरूरत थी। अच्छा है, उसने जवाब दिया। हमेशा अच्छा रहता है जब वह दादी लीला के साथ होता है। उसका डे केयर अगले कुछ महीनों के लिए व्यवस्थित है। मैं इस पर काम कर रही हूं। आनंद कुमार ने एक दराज खोला, एक कार्ड निकाला और उसे बढ़ाया। बाल केंद्र बीज से मीज हमारे साथ सालों से काम कर रहा है। उनके पास सीटें हैं और लागत को पद के लाभों के हिस्से के रूप में प्रबंधित किया जा सकता है। अगर आपको दिलचस्पी है तो प्रिया आपको प्रक्रिया में मदद कर सकती है। मीरा ने कार्ड देखा। उसने आनंद कुमार को देखा। आप ऐसा क्यों करते हैं? उसने पूछा, और इस बार सवाल में अविश्वास नहीं था। इसमें कुछ ऐसा था जो समझने की वास्तविक आवश्यकता के करीब था। आनंद कुमार को एक पल लगा। क्योंकि मैं कर सकता हूं, उन्होंने कहा, और क्योंकि ऐसे क्षण होते हैं जहां कुछ करने की क्षमता होती है और उसे न करना एक ऐसा निर्णय होता है जिसे व्यक्ति बहुत समय तक वहन करता है। मीरा ने कार्ड ले लिया। धन्यवाद, उसने कहा। बस इतना ही। लेकिन जब वह अपने डेस्क पर वापस जा रही थी, उसका मन डेकेयर में नहीं था, वह उल्टे रखे फोटो फ्रेम में था। मल्होत्रा बिल्डर्स एंड सन्स के चालान में उस पुरानी तस्वीर में समीर के नाम पर और अर्जुन पर, जिसने उस रात के बाद से फोन नहीं किया था जब उसने बहुत तेजी से फोन काट दिया था। अर्जुन शर्मा अपनी पिकअप वैन में बैठे एक इमारत के सामने खड़े थे जिसे वह अच्छी तरह से जानते थे, हालांकि वह कभी अंदर नहीं गए थे। आनंद एंटरप्राइजेस। वह 20 मिनट से वहीं थे। इंजन बंद था, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर निष्क्रिय पड़े थे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में 3 बार आने का फैसला किया था और तीनों बार वह ठीक इसी बिंदु तक, इमारत के सामने, पहुंचे थे और अगला कदम नहीं उठा पाए थे, क्योंकि अंदर जाना सच बोलना था, और सच बोलने का मतलब था कि महीनों से नाजुक संतुलन में जो कुछ भी था वह हिल जाएगा। और अर्जुन को नहीं पता था कि उस हरकत के दूसरी तरफ कुछ ऐसा था जिसे संभाला जा सकता था, या कुछ ऐसा जो उन सभी को तोड़ देगा। अपनी मां का पत्र उसने उसे इतनी बार पढ़ा था कि उसे याद हो गया था। एक आदमी था जिसने मेरी मदद की थी जब मेरे पास कोई नहीं था। मैंने मदद नहीं मांगी थी, उसने बस यूं ही दी थी, क्योंकि वह उस तरह का व्यक्ति था जो दूसरों को जो नहीं दिखता वह देखता है। मैं उसे कभी उतना धन्यवाद नहीं दे पाई जितनी वह हकदार था। अगर कभी आपके रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका यह उपनाम हो, तो मैं चाहती हूं कि आप जाने कि कृतज्ञता का एक कर्ज है जिसे पैसे से नहीं चुकाया जा सकता। इसे अच्छा इंसान बनकर चुकाया जाता है। अच्छे इंसान बनो बच्चों। उसकी मां ने पत्र में नाम नहीं दिए थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें ढूंढ लिया था, और अब उसकी बहन उस आदमी के लिए काम कर रही थी, बिना इसके बारे में कुछ जाने, बिना यह जाने कि सुपरमार्केट में हुई मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बिना यह जाने कि उनके जीवन के बीच के संबंध उन जड़ों से कहीं ज्यादा गहरे थे
जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो अर्जुन को भी नहीं पता था वह कुछ ऐसा था जिसे वह सबसे बुरे तरीके से पता चलने वाला था कि समीर मल्होत्रा, वह आदमी जिसने उसकी बहन और उस भतीजे को छोड़ दिया था, जिसे वह कभी नहीं जानता था, पूरी तरह से अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ था। उस गायब होने के पीछे कुछ और था, कुछ जिसमें पैसा, एक कर्ज, एक दबाव शामिल था, जिसे किसी ने किसी और पर एक श्रृंखला में डाला था, जिसके लिंक अभी तक पूरे नहीं थे। और उन लिंक्स में से एक अर्जुन के जितना करीब था जितना वह कल्पना कर सकता था, क्योंकि उसी दोपहर जब उसने आखिरकार पिकअप वैन से उतरकर इमारत में घुसने का फैसला किया, तो दरवाजे से गुजरते ही उसने सबसे पहले आनंद कुमार को नहीं देखा, बल्कि अपनी बहन को देखा, मीरा, जिसने उसे रिसेप्शन के दूसरी तरफ से एक ऐसे भाव के साथ देखा जिसने एक सेकंड में उसे देखने की राहत, वहां उसे ढूंढने की उलझन और कुछ ऐसा जो खतरनाक रूप से इस निश्चितता जैसा था कि वह कुछ ऐसा जानता था जो उसने उसे नहीं बताया था, को मिला दिया। दोनों के बीच चुप्पी मुश्किल से 3 सेकंड तक चली, लेकिन यह उस तरह की चुप्पी थी जिसमें सालों समाये हुए थे। अर्जुन, मीरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुंह खोला, उसे बंद कर दिया, फिर से खोला, और उसने जो अगला कहा उसने मीरा को रिसेप्शन काउंटर पर सहारा लेने पर मजबूर कर दिया ताकि वह पीछे न हट जाए। अर्जुन ने यह कहा, आनंद कुमार मां से मिले थे, 3 शब्द, 4, अगर नाम भी गिना जाए। मीरा हिली नहीं, वह उस खामोशी के साथ रिसेप्शन काउंटर पर टिकी रही जो शांति नहीं थी, बल्कि उसके शरीर का वह तरीका था जिससे वह अपनी दिमाग में जो कुछ अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ था उसे संसाधित कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी स्क्रीन पर कुछ देखने का नाटक किया। मीरा के पीछे का गलियारा खाली था। कार्यालय काम के उस कोमल शोर के साथ गूंज रहे थे जो अचानक दूसरी दुनिया से आया हुआ लग रहा था। मेरे साथ बाहर आओ, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। यह सवाल नहीं था। उन्हें इमारत से आधा ब्लॉक दूर एक छोटे से पार्क में एक बेंच मिली। एक बड़ा पेड़ उन्हें उस खामोश उदारता के साथ ढक रहा था जो पुराने पेड़ों में होती है, जो बिना कुछ मांगे छाया देते हैं। मीरा सीधी पीठ और हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ गई। अर्जुन उसके बगल में कोहनियों को अपनी जांघों पर टिकाकर और जमीन पर नजरें गड्ढाकर बैठ गया, जैसे कोई जो बहुत समय से कुछ बोझ ढो रहा हो और जानता हो कि उसे आखिरकार छोड़ने का समय आ गया है। वह पत्र, मीरा ने कहा, सवाल के रूप में नहीं, पुष्टि के रूप में। अर्जुन ने नजर उठाई। तुम पत्र के बारे में कैसे जानती हो? मैं पत्र के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हें मां की चीजों में कुछ ऐसा मिला है जो सब कुछ बदल देता है। और मैं जानती हूं कि तुम महीनों से इसे अकेले ढो रहे हो, क्योंकि हम दोनों ऐसे ही हैं। उसने एक विराम लिया। मुझे बताओ। अर्जुन ने धीरे से सांस छोड़ी, उस तरह की सांस छोड़ना जो हवा से ज्यादा कुछ छोड़ती है, और उसने उसे सब कुछ बताया। पत्र, खोजें, आनंद कुमार का नाम, संपत्ति विकास परियोजना से संबंध, कृतज्ञता का कर्ज जिसे उसकी मां ने एक अदृश्य विरासत के रूप में लिखा था, बिना यह जाने कि उसके बच्चे अंततः उस आदमी से उन तरीकों से मिलेंगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मीरा ने बिना रोके सुना। यह उसका तरीका था, चीजों को छूने से पहले उन्हें पूरा होने देना। जब अर्जुन खत्म हुआ तो उनके बीच चुप्पी एक लंबे समय तक चली। कुछ और है, मीरा ने कहा। अर्जुन ने उसे देखा। समीर मल्होत्रा आनंद कुमार से जुड़ा हुआ है। एक संपत्ति विकास परियोजना, अनुबंध के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया अनुबंध। उसने एक विराम लिया। और मुझे लगता है कि समीर का गायब होना पूरी तरह से स्वेच्छा से नहीं था। अर्जुन ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मीरा ने अपने भाई में पहले कभी नहीं देखा था। यह आश्चर्य नहीं था, यह राहत थी। उस व्यक्ति की भयानक राहत जिसे किसी ऐसी बात की पुष्टि की जाती है जिसे वह पहले से ही जानता था और जिसे वह जोर से न कहने की उम्मीद कर रहा था। अर्जुन, मीरा की आवाज एक टोन नीचे आ गई। तुम समीर के बारे में क्या जानते हो जो तुमने मुझे नहीं बताया? जो अर्जुन जानता था वह यह था, समीर के मीरा के जीवन से गायब होने से हफ्तों पहले अर्जुन की उससे बातचीत हुई थी। एक बातचीत जो उस समय उसे अजीब लगी थी, लेकिन जिसे वह बहुत बाद तक पूरी तरह से नहीं समझा था। समीर मुश्किल में था, छोटी मोटी समस्याएं नहीं जो समय और धैर्य से हल हो जाती हैं, बल्कि उस तरह की जो छाया में बढ़ती है जब कोई यह सोचकर गलत निर्णय लेता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने एक संपत्ति विकास परियोजना में बिचौलिए के रूप में हस्ताक्षर किए थे, ऐसी जानकारी का उपयोग करते हुए जो उसकी नहीं थी,
एक अनुबंध के डेटा का उपयोग करते हुए जिस तक उसे मीरा के साथ अपने रिश्ते के दौरान अनुचित तरीके से पहुंच मिली थी, जो उस समय एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करती थी जो निर्माण आपूर्तिकर्ताओं का प्रबंधन करती थी। समीर ने उस जानकारी का उपयोग निवेशकों के सामने खुद को बिचौलिए के रूप में स्थापित करने के लिए किया था। उसने कमीशन लिया था, उसने ऐसे परिणामों का वादा किया था जिनकी वह गारंटी नहीं दे सकता था, और जब उसके द्वारा स्वयं दर्ज की गई विसंगतियों के कारण परियोजना ध्वस्त हो गई तो उल्लंघन के दस्तावेजों में जो नाम सामने आया वह केवल उसका नहीं था। मीरा का नाम एक संदर्भ के रूप में, जानकारी के कथित स्रोत के रूप में दिखाई दिया, बिना उसे पता चले, बिना उसने कुछ भी हस्ताक्षर किए, बिना उसने इसमें बिल्कुल भी भाग लिए, लेकिन उसका नाम वहां था और समीर ने स्थिति को स्पष्ट करने के बजाय गायब होना चुना था। मीरा को एक ऐसे नाम के साथ छोड़ दिया था जो उसने नहीं किया था, एक बच्चे के साथ जो आने वाला था जिसे उसने कभी सामना नहीं किया था, और एक नैतिक कर्ज के साथ जिसे कोई पैसा नहीं चुका सकता था। अर्जुन को देर से पता चला था, समीर के गायब होने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और जब उसने और खोज करना चाहा तो दस्तावेजों को दर्ज किया गया था, परियोजना बंद कर दी गई थी और मीरा का नाम उन फाइलों में दफन हो गया था जिन्हें किसी ने फिर से नहीं खोला था, जब तक कि मीरा ने आनंद एंटरप्राइजेस में काम करना शुरू नहीं किया। और अर्जुन समझ गया कि अगर आनंद कुमार कभी उन पुराने फाइलों की जांच करते और उपनाम को जोड़ते तो वह सब कुछ गलत समझ सकते थे। इसलिए वह आया था, एहसान मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन की रक्षा के लिए। मीरा सुनते हुए रोई नहीं, इसलिए नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए कि जो कुछ उसे महसूस हो रहा था वह उस समय आंसुओं में समाने के लिए बहुत बड़ा था। यह उस तरह का दर्द था जो पहले पत्थर बन जाता है, इससे पहले कि वह पानी बन सके। क्या आनंद कुमार जानते हैं कि मेरा नाम उन दस्तावेजों में है? उसने ऐसी आवाज में पूछा जो पूरी तरह से सपाट थी, क्योंकि उस समय वह केवल उसी को नियंत्रित कर सकती थी। मुझे नहीं पता, अर्जुन ने कहा, इसलिए मैं आया था, क्योंकि अगर वह जानते हैं और उन्होंने नहीं बताया है तो हमें समझना होगा कि क्यों, और अगर वह नहीं जानते तो किसी को उन्हें बताना होगा इससे पहले कि वह खुद ही पता लगा लें। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, उसके हाथ अभी भी उसके घुटनों पर शांत थे। मैं उनसे बात करूंगी, उसने कहा। मीरा, रुको, हमें नहीं पता कि वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे, हमें नहीं पता कि मैं उनसे बात करूंगी, उसने दोहराया, कठोरता से नहीं, लेकिन बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्जुन उसे इतनी अच्छी तरह से जानता था कि आगे कोशिश न करे। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं। एक विराम। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे उनसे पहले अकेले बात करने दो। वह बेंच से उठी, उसने उसे ऊपर से उस भाव के साथ देखा जो एक बड़ी बहन के प्यार और किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत को मिलाता है जिसने अकेले खुद को सहारा देना सीख लिया है, बिना अपने लोगों की जरूरत को छोड़े। अर्जुन, आने के लिए धन्यवाद, बस इतना ही था, लेकिन उनके बीच यह पर्याप्त था। मीरा इमारत में वापस आई, रिसेप्शनिस्ट को सामान्य रूप से नमस्ते किया, ऊपर गई, अपने डेस्क से गुजरी, एक ऐसी फाइल उठाई जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन जिसने उसे अपने हाथों में पकड़ने के लिए कुछ ठोस दिया। वह आनंद कुमार के कार्यालय के दरवाजे तक चली। उसने 2 बार खटखटाया, अंदर आओ। वह अंदर गई, उसने दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया। आनंद कुमार ने अपने दस्तावेजों से नजर उठाई और उनके चेहरे पर भाव तुरंत बदल गया, नाटकीय तरीके से नहीं, बल्कि उस संवेदनशीलता के साथ जिसने लोगों के बिना कहे बोझ को पढ़ना सीख लिया था। बैठ जाइए, उन्होंने कहा। मैं खड़ी रहना पसंद करती हूं, मीरा ने जवाब दिया। जो कुछ मुझे आपको बताना है उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मुझे इसे सीधे आपको बताना होगा इससे पहले कि आप इसे किसी फाइल में ढूंढ लें। आनंद कुमार ने अपनी कलम मेज पर रखी, उन्होंने उसे पूरा ध्यान दिया और मीरा ने बात की। उसने उसे सब कुछ उस सटीकता और ईमानदारी के साथ बताया जो दुनिया में रहने का उसका तरीका था। समीर मल्होत्रा का नाम, उसके साथ उसका संबंध, उस संबंध से पैदा हुआ बेटा, समीर का गायब होना, और अर्जुन ने उसे उस दोपहर जो बताया था कि उसका नाम एक असफल अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों में दिखाई दिया था, जिसे समीर ने उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच मिली जानकारी का उपयोग करके हेरफेर किया था। उसने समझदारी नहीं मांगी, उसने उसे विश्वास करने के लिए नहीं कहा, उसने केवल तथ्यों को उस स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जो जानता है कि सामने कही गई सच्चाई चुपचाप बोले गए झूठ से कम भारी होती है। जब वह खत्म हुई तो कार्यालय में चुप्पी पूरी तरह से छाई हुई थी। आनंद कुमार ने तुरंत बात नहीं की, वह उठे, खिड़की पर गए। उन्होंने एक पल के लिए बाहर देखा, हाथों को पीछे बांधे हुए। मीरा ने इंतजार किया।
जब आनंद कुमार मुड़े तो उनका भाव वह नहीं था जिसके लिए वह तैयार थी। कोई गुस्सा नहीं था, कोई अविश्वास नहीं था, कोई ठंडी गणना नहीं थी कि एक आदमी ने अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति में जोखिम की खोज की है जिसे उसने काम पर रखा था। कुछ पूरी तरह से अलग था। एक प्रकार का पहचाना हुआ दर्द था, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने एक पहेली का लापता टुकड़ा ढूंढ लिया हो जो सालों से अधूरा था। मीरा, उन्होंने ऐसी आवाज में कहा जो टोन में नीचे आ गई थी। आपकी मां का नाम राधा था, राधा शर्मा। कमरे की हवा की बनावट बदल गई। मीरा ने मुंह खोला, उसे बंद कर दिया। हां, उसने आखिरकार कहा। आनंद कुमार ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनमें कुछ ऐसा था जिसे मीरा को पहचानने में एक पल लगा। वह कृतज्ञता थी, एक पुरानी कृतज्ञता, उस तरह की जो सालों तक यह न जानने के बाद कि इसे कहां निर्देशित किया जाए हड्डियों में बस जाती है। वह अपने डेस्क पर गए, नीचे का दराज खोला, वही दराज जिससे उन्होंने अपनी बेटी और पोती की तस्वीर अकेली रातों में निकाली थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग निकाला, एक मुड़ा हुआ पत्र जिसे सावधानी से रखा गया था, जैसे कि इसे बहुत समय से सहेज कर रखा गया हो। उन्होंने इसे मीरा के सामने डेस्क पर रखा। यह एक हस्तलिखित पत्र था जो उन्हें संबोधित था, और मीरा ने एक भी शब्द पढ़े बिना लिखावट को पहचान लिया। यह उसकी मां की लिखावट थी। मीरा ने एक भी शब्द पढ़े बिना लिखावट को पहचान लिया। उसकी मां के पास आर अक्षर बनाने का वह विशेष तरीका था जो पृथ्वी पर कोई और इंसान वैसा नहीं करता था। उसने इसे उन हाथों से उठाया जो उस दोपहर पहली बार पूरी तरह से शांत नहीं थे। आनंद कुमार, मुझे नहीं पता कि क्या आप कभी इसे पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता कि क्या मुझमें इसे भेजने की हिम्मत होगी, लेकिन मुझे आपको यह बताना होगा कि उस समय आपने मेरे लिए जो कुछ किया था मैं उसे कभी नहीं भूली। मैंने हर रात अपनी प्रार्थनाओं में आपका नाम रखा और अपने बच्चों को वह सबसे अच्छा दिया जो मैं उन्हें दे सकती थी। यह उदाहरण की दयालुता हमेशा लौटती है, भले ही इसमें सालों लगें, भले ही यह ऐसे रास्ते ले जहां हमने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे देखने के लिए धन्यवाद जब कोई और मुझे नहीं देख रहा था। राधा। मीरा ने पढ़ना समाप्त किया। उसने नजर उठाई। आनंद कुमार उसके सामने उस शांति के साथ खड़े थे जो दूरी नहीं थी, बल्कि खुद को तब बरकरार रखने का उनका तरीका था जब कोई चीज उन्हें अंदर से बहुत जोर से हिलाती थी। आपकी मां ने मुझे पहले बचाया था, उन्होंने कहा, इससे बहुत पहले कि मैं उनके लिए कुछ कर पाता। जब मैं युवा था और मेरे पास कुछ नहीं था तो राधा शर्मा ने मुझे अपने छोटे से व्यवसाय में बिना किसी संदर्भ या गारंटी के काम दिया, बस इसलिए कि उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा था जिसे मैंने खुद अभी तक नहीं देखा था। उन्होंने एक विराम लिया। मैं उन्हें कभी उतना धन्यवाद नहीं दे पाई जितनी वह हकदार थी। वह मेरे जीवन से गायब हो गई इससे पहले कि मेरे पास उन्हें चुकाने के लिए कुछ वास्तविक होता। मीरा की दुनिया चुपचाप फिर से व्यवस्थित हो गई। अचानक नहीं, बल्कि जैसे जब आप एक कमरे के फर्नीचर को व्यवस्थित करते हैं और अचानक जगह एक ऐसे तरीके से समझ में आती है जो पहले नहीं आती थी, भले ही फर्नीचर वही हो। आनंद कुमार ने उसे दया के कारण काम पर नहीं रखा था, उन्होंने उसे बिना यह जाने काम पर रखा था कि वह कौन थी। और ब्रह्मांड ने उस सटीकता के साथ जो कभी कभी उसके पास होती है और जिसे तर्कसंगत लोग समझा नहीं पाते, उन्हें ठीक उसी समय एक ही जगह पर रख दिया था। समीर मल्होत्रा। आनंद कुमार ने तब एक ऐसे लहजे में कहा जो थोड़ा बदल गया था। वह एक परियोजना में बिचौलियों में से एक था जो आंतरिक अनियमितताओं के कारण ध्वस्त हो गई। आपका नाम, आपका एक दस्तावेज में संपर्क संदर्भ के रूप में दिखाई दिया, कभी भी जिम्मेदार के रूप में नहीं, कभी भी हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नहीं। उन्होंने उसे सीधे देखा। मैं यह जानता हूं, मुझे उस क्षण से पता था जब मैंने साक्षात्कार से पहले आपकी फाइल की जांच करना शुरू किया था। मीरा ने इस बात पर विचार किया। और फिर भी आपने मुझे काम पर रखा। मैंने आपको काम पर रखा क्योंकि आपका नाम साफ था, क्योंकि जो कोई भी उन दस्तावेजों की ईमानदारी से जांच करता वह देख सकता था कि आपने किसी भी चीज में भाग नहीं लिया था। और क्यों? उन्होंने एक छोटा विराम लिया। आप में कुछ ऐसा था जो एक वास्तविक अवसर का हकदार था, न कि संदेहों से भरा हुआ अवसर जो आपके नहीं थे। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों में अपनी मां का पत्र देखा। उसने राधा के बारे में सोचा, उस महिला के बारे में जिसने इतनी कुछ बोझ उठाया था बिना शिकायत किए, जिसने अपने बच्चों को पैसे की विरासत नहीं दी थी बल्कि चरित्र की विरासत दी थी, जिसने एक ऐसा पत्र लिखा था जिसे शायद उसने कभी भेजने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जो किसी तरह वहां पहुंच गया था जहां उसे पहुंचना था। उसने रोहन के बारे में सोचा, दादी लीला के घर में अपनी जानवरों की किताब के साथ सोया हुआ। इन सब के बारे में कुछ भी जाने बिना, अभी तक जानने की जरूरत के बिना,
उसने अर्जुन के बारे में सोचा। उस बेंच पर बैठा हुआ अकेले एक रहस्य का बोझ ढो रहा था, जो एक जोड़ी कंधों के लिए बहुत बड़ा था। और उसने खुद के बारे में सोचा। बेल्ट पर सिक्के, जोर से कहा गया वादा, चाहे दुनिया का सारा गर्व ही क्यों न लग जाए। मैं वादा करती हूं कि जब मेरे पास होगा मैं आपको चुका दूंगी, बिना यह जाने कि वह वादा सिर्फ कैशियर के लिए नहीं था, वह पूरे ब्रह्मांड के लिए था। और ब्रह्मांड उस दोपहर सबसे अप्रत्याशित और सबसे न्यायपूर्ण तरीके से कर्ज वसूल रहा था, जिसकी मीरा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपनी हथेली के पिछले हिस्से से अपनी आंखें पोंछीं, बस एक बार। फिर उसने आनंद कुमार की ओर उस नजर से देखा जो कुछ भी नहीं मांगती थी, लेकिन सब कुछ कहती थी। एक व्यक्ति है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूं, उसने कहा। उसका नाम रोहन है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। उस रात मीरा तुरंत नहीं सोई। वह रोहन के बिस्तर के किनारे बैठी रही, जैसे कई अन्य रातों में उसे सांस लेते हुए देखती रही। लेकिन इस बार यह अलग था। इस बार उस नजर में कोई चिंता नहीं थी। कुछ ऐसा था जिसे पहचानने में उसे एक पल लगा, क्योंकि उसे बहुत समय से वैसा महसूस नहीं हुआ था कि उसने उसे लगभग पहचाना ही नहीं। शांति, उस व्यक्ति की शांति नहीं जिसने सब कुछ हल कर लिया है, बल्कि उस व्यक्ति की शांति जो आखिरकार जानता है कि वह किस जमीन पर खड़ा है और पाता है कि वह जमीन हालांकि परिपूर्ण नहीं है, दृढ़ है। रोहन हमेशा की तरह बाहें फैलाकर सो रहा था, नींद के लिए बच्चों की उस पूर्ण समर्पण के साथ, जैसे दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित हो और खुद को बचाने का कोई कारण न हो। यहां तक कि अनजाने में भी मीरा ने उसके बालों को इतने कोमल स्पर्श से ठीक किया कि वह जागा नहीं। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, उसने फुसफुसाया। यह कोई खाली वादा नहीं था। यह बहुत समय बाद पहली बार था जब उसने ऐसा कहा और साथ ही विश्वास भी किया। मीरा थोड़ी देर और कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही, इसलिए नहीं कि कुछ करना था, बल्कि इसलिए कि कभी कभी शरीर को उन जगहों पर शांत रहने की जरूरत होती है जहां कुछ महत्वपूर्ण बस चुका होता है। उसने अपनी मां के बारे में सोचा, उस महिला के बारे में जिसने 2 बच्चों को अकेले पाला था, बिना शिकायत किए, दुनिया से ताली बजाने के लिए नहीं कहा था। राधा शर्मा उन लोगों में से थीं जो अच्छे काम चुपचाप करती थीं, इसलिए नहीं कि उन्हें नहीं पता था कि वे उन्हें कर रही थीं, बल्कि इसलिए कि वे समझती थीं कि सच्ची दयालुता को दर्शकों की जरूरत नहीं होती, कि उसका मूल्य तब नहीं बढ़ता जब उसे देखा जाता है और तब नहीं घटता जब उसे नहीं देखा जाता। मीरा ने यह विरासत में पाया था। वह अब इसे उस स्पष्टता के साथ जानती थी जिसे वह पहले केवल महसूस करती थी। ऐसे क्षण थे जब अकेले बोझ उठाना एक अभिशाप जैसा लगता था, जैसे दुनिया ने उसे ऐसे लोगों की श्रेणी में डाल दिया हो जिन्हें चीजें बस ज्यादा मुश्किल लगती हैं। और उन क्षणों में जो सवाल उसे सबसे ज्यादा परेशान करता था वह यह नहीं था कि कब बेहतर होगा, बल्कि कुछ अधिक अंतरंग और अधिक कठिन था। क्या मैं सही कर रही हूं, भले ही कोई ना देखे? उस रात जवाब हां था। यह हमेशा हां रहा था और उसने पाया कि यह पर्याप्त था। वह रसोई में गई, पानी गर्म किया। इस बार उसने चाय पी। कुछ दिनों बाद अर्जुन मीरा के घर जल्दी आ गया। वह मीठी ब्रेड लाया था और किसी ऐसे व्यक्ति का भाव था जिसने महीनों से बेहतर नींद ली हो। वे तीनों छोटी रसोई में बैठ गए, क्योंकि रोहन ने अपने चाचा को देखते ही मौजूद रहने पर जोर दिया और उसे अन्यथा समझाने का कोई उचित तरीका नहीं था। बच्चा दोनों वयस्कों के बीच अपने दूध के गिलास और अपनी स्वाभाविक अधिकार के साथ बैठ गया, जो जानता है कि वह ठीक वहीं है जहां उसे होना चाहिए। आनंद कुमार के साथ क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। हमने लंबी बात की, मीरा ने कहा। मैंने उसे समीर के बारे में सब कुछ बताया। वह दस्तावेज के बारे में पहले से ही जानते थे। उन्होंने इसकी पुष्टि की। मेरा नाम शुरू से ही साफ था। अर्जुन ने सांस छोड़ी। और मां का? मीरा ने मेज पर पत्र रखा, वही जिसे आनंद कुमार ने उसे यह कहते हुए लौटा दिया था कि उस पत्र का स्थान उसके पास था, न कि उसके कार्यालय के दराज में। अर्जुन ने इसे धीरे से उठाया, इसे पढ़ा, और इस पूरे समय में पहली बार उस आदमी की आंखें, जो एक बहुत बड़ा रहस्य अकेले ढो रहा था, कुछ ऐसी चीज से भर गईं जिसे उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। रोहन ने उन दोनों को उस छोटी और परिपूर्ण गंभीरता से देखा जो सब कुछ नहीं समझता, लेकिन महसूस करता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। मामा क्यों रो रहे हैं मां? उसने धीमी आवाज में पूछा। मीरा ने उसे देखा और उस कोमलता से मुस्कुराई जो केवल एक मां और उसके बेटे के बीच मौजूद होती है, क्योंकि कभी कभी अच्छी चीजें भी रुलाती हैं। मेरे बच्चे, उसने जवाब दिया। दिल इतना भर जाता है कि उसे कुछ छोड़ना पड़ता है। रोहन ने एक छोटे दार्शनिक की गंभीरता के साथ इस पर विचार किया। ओहो, उसने आखिरकार कहा और अपने दूध पर लौट आया जैसे कि यह दुनिया का सबसे उचित जवाब हो। अर्जुन आंसुओं के बीच हंसा, जो मीरा ने सालों में सुना सबसे ईमानदार आवाज थी।
वे तीनों उस छोटी रसोई में जितना उन्होंने योजना बनाई थी उससे ज्यादा देर तक रहे। रोहन ने अपना दूध खत्म किया, एक और मांगा और किसी समय तय किया कि बातचीत में योगदान करने का सबसे अच्छा तरीका अपने चाचा की गोद में चढ़ जाना था और वहीं रहना था, जैसे कि वह दुनिया की सबसे आरामदायक जगह हो। अर्जुन ने उसे रहने दिया। उसने उसे उस अजीब कोमलता से गले लगाया जो उन पुरुषों में होती है जिन्हें बच्चों को गले लगाना ठीक से नहीं आता, लेकिन जो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उसकी आंखें मां जैसी हैं। अर्जुन ने अचानक रोहन को देखते हुए कहा। मीरा ने उसे देखा। मुझे पता है, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे हमेशा से पता था। दोनों के बीच एक चुप्पी थी जो असहज नहीं थी। यह उस तरह की चुप्पी थी जिसे वे लोग साझा करते हैं जो एक साथ रोए हैं और जिन्हें अब एक ही जगह पर रहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें पता था कि तुम ठीक हो जाओगी? अर्जुन ने पूछा। मीरा ने इस पर एक वास्तविक पल के लिए सोचा, उस एक सेकंड के अंश के लिए नहीं जो यह जवाब देने में लगता है कि कोई क्या कहना चाहता है, बल्कि उस वास्तविक समय के लिए जो किसी चीज को वास्तव में पूछने में लगता है। मुझे लगता है कि उन्हें जानने की जरूरत नहीं थी, उसने आखिरकार जवाब दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने फैसला किया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक निर्देश था। उन्होंने हमें जो कुछ भी सिखाया वह इसी के लिए था, ताकि जब मुश्किल समय आए तो हम जान सकें कि हमारे पास पहले से ही साधन थे। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। रोहन, इन सब से पूरी तरह अनजान, मेज पर बची हुई मीठी ब्रेड की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह एक और खा सकता है। दोनों वयस्क एक साथ हंस पड़े। हाँ मेरे बच्चे, मीरा ने कहा, खाओ। और उस इतने साधारण, इतने छोटे, इतने पूरी तरह से सामान्य पल में कुछ ऐसा था जिसे दोनों में से कोई भी पूरी तरह से समझा नहीं सकता था, लेकिन जिसे दोनों ने समान स्पष्टता के साथ महसूस किया। राधा शर्मा वहीं थीं, अलौकिक या नाटकीय तरीके से नहीं, बल्कि उस एकमात्र वास्तविक तरीके से जिसमें जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वे चले जाने के बाद भी उपस्थित रहते हैं। उन हाव भावों में जो उन्होंने हमें, जिस तरीके से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं जब कोई हमें नहीं देख रहा होता। जो किसी को नहीं पता था वह यह था कि उसी सप्ताह क्या हुआ। मीरा मंगलवार को काम पर आई तो देखा कि प्रिया उसका प्रवेश द्वार पर उस भाव के साथ इंतजार कर रही थी जो उसकी सामान्य शांत दक्षता नहीं थी। कुछ अलग था, एक प्रकार की दबी हुई भावना जिसे प्रिया, जो सब कुछ सर्जिकल सटीकता के साथ नियंत्रित करती थी, स्पष्ट रूप से संभालने की कोशिश कर रही थी। सेठ आनंद कुमार आपसे मिलना चाहते हैं, उसने कहा, लेकिन उससे पहले मीटिंग रूम में कोई है। मीरा ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। कौन? प्रिया ने एक विराम लिया जो तैयारी के लिए ठीक उतना ही लंबा था जितना बिना बताए। रमेश गुप्ता, उसने कहा, अपना बाजार सुपरमार्ट के प्रबंधक। मीरा मीटिंग रूम में गई बिना यह जाने की क्या उम्मीद करनी है। रमेश गुप्ता एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कोई कुछ मुश्किल काम करने आया हो, और उसने वैसे भी ऐसा करने का फैसला किया है क्योंकि वह जानता है कि ऐसा न करना और भी बुरा होगा। वह मेज पर हाथ रखे बैठे थे और जब वह अंदर आई तो वह खड़े हो गए। मीरा शर्मा, उन्होंने कहा, मुझे प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह असामान्य है। बैठ जाइए। मीरा ने उसके सामने उस शांति के साथ बैठते हुए कहा जिसने उन लोगों को भ्रमित कर दिया जो कमजोरी की उम्मीद कर रहे थे। रमेश गुप्ता बैठ गए, सांस ली। मैं उस दिन मौजूद था जब आप सुपरमार्केट आई थीं, उन्होंने शुरू किया। काउंटर पर नहीं बल्कि स्टोर में। मैंने देखा कि क्या हुआ था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वह इंतजार कर रही थी। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। प्रबंधक के रूप में मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए था। मुझे अपवाद बनाने का अधिकार था और मैंने नहीं किया। मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा था और मैंने दादी सावित्री देवी को स्थिति संभालने दी जब मुझे खुद ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने एक विराम लिया। यह सही नहीं था और उस दिन से यह मुझे बोझ लग रहा है। इसके बाद की चुप्पी संक्षिप्त लेकिन साफ थी। आप मुझे यह बताने क्यों आए हैं? मीरा ने पूछा। क्योंकि सेठ आनंद कुमार ने मुझे फोन किया था। उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ काम करती हैं। उन्होंने मुझे आने के लिए मजबूर नहीं किया और न ही मुझसे आने के लिए कहा। उन्होंने बस मुझे बताया। रमेश ने उसे सीधे देखा। बाकी मेरा फैसला था। मैं आया क्योंकि यह सही था और क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें नहीं कहते तो वे अंदर रह जाती हैं और जितना वे हकदार होती हैं उससे ज्यादा भारी लगती हैं। मीरा ने उसे एक पल के लिए देखा। उसने सोचा कि इसे खुद तक रखना, इसे यूं ही जाने देना कितना आसान होगा। आदमी आया था, उसने जो कहना था वह कहा था। वह दरवाजा बंद कर सकता था।
लेकिन उसकी माँ ने उसे उदारता के बारे में कुछ सिखाया था कि यह केवल देना नहीं था, यह अनुग्रह के साथ प्राप्त करना भी था, क्योंकि किसी की ईमानदार माफी को अस्वीकार करना उसे बेहतर होने की संभावना से वंचित करना था। और वह ताकत नहीं थी, वह कुछ और था। मैं इसे स्वीकार करती हूं, मीरा ने कहा, और मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हर कोई ऐसा नहीं करता। रमेश ने कुछ ऐसा कहते हुए सिर हिलाया जो स्पष्ट रूप से उसके कंधों से उतर गया। एक और बात, उसने अपने जैकेट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकालते हुए कहा, दादी सावित्री देवी ने मुझसे यह आपको देने के लिए कहा था। वह खुद नहीं आना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक आपकी आंखों में देखना नहीं आता, लेकिन वह चाहती थीं कि आपके पास यह हो। मीरा ने लिफाफा लिया, उसे खोला। अंदर एक छोटा हस्तलिखित नोट था और नोट के बगल में सावधानी से मुड़ा हुआ एक नोट था। यह कोई बड़ी राशि नहीं थी, यह ठीक 7 रुपये 50 पैसे थे, वह राशि जो उस दिन कम पड़ रही थी। नोट में लिखा था, मैं शब्दों में अच्छी नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि कर्ज कर्ज होता है, भले ही वह छोटा हो। मुझे माफ करना सावित्री देवी। मीरा ने नोट को धीरे से मोड़ा, नोट को उसके बगल में रखा, और इस पूरी कहानी में पहली बार जिन आंसुओं को वह रोके हुए थी उन्हें रास्ता मिल गया। दर्द के नहीं, कुछ पूरी तरह से अलग चीज के। आनंद कुमार उसका अपने कार्यालय में इंतजार कर रहे थे। जब मीरा अंदर आई तो वह कई अन्य बार की तरह खिड़की के पास खड़े थे, लेकिन इस बार कमरे में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मीरा ने तुरंत नोटिस किया। डेस्क पर रखा फोटो फ्रेम अब उल्टा नहीं था, वह सामने की ओर था। मीरा धीरे से पास गई, उसने तस्वीर को देखा। एक युवा महिला एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए, दोनों कैमरे की ओर हंस रही थीं, उस हंसी के साथ जो उत्पन्न नहीं होती बल्कि बस होती है। महिला की आंखें आनंद कुमार जैसी थीं, बच्ची की आंखें उसकी मां जैसी थीं। आपकी बेटी, मीरा ने धीमी आवाज में कहा, और मेरी पोती, आनंद कुमार ने खिड़की से पुष्टि की। सोफिया और कामिनी। उन्होंने एक विराम लिया। मैंने उन्हें उल्टा कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि उन्हें देखने से मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, कि अगर मैं उन्हें नहीं देखता तो बोझ कम होगा। और क्या ऐसा हुआ? नहीं, उन्होंने सरलता से कहा। मैंने बस उस दर्द को नजरअंदाज करना सीख लिया जो वैसे भी वहीं था। वह मीरा की ओर मुड़े। आपने मुझे कुछ ऐसा याद दिलाया जिसे मैं भूल गया था, कि प्यार को सहेजा नहीं जाता, उसे दिया जाता है, और खुद को बचाने के लिए उसे सहेजना, उसे पूरी तरह से खोने का सबसे सुरक्षित तरीका है। मीरा ने रोहन के बारे में सोचा। कितनी बार उसने उसे पूरी दुनिया से बचाना चाहा था, और उसे बार बार सीखना पड़ा था कि सबसे अच्छी सुरक्षा ढाल नहीं थी, बल्कि जड़ थी, उसे अंदर से इतना सुरक्षित बनाना कि दुनिया उसे बाहर से गिरा न सके। मुझे आपको कुछ दिखाना है, आनंद कुमार ने कहा। वह अपने डेस्क पर गए, एक फाइल खोली, उसे मीरा के सामने रखा। यह एक कानूनी दस्तावेज था। मीरा ने इसे धीरे धीरे पढ़ा, उस ध्यान के साथ जिससे कोई भी विवरण नहीं छूटता था। यह संपत्ति विकास परियोजना का पूरा दस्तावेज था, जहां उसका नाम आया था, संशोधित टिप्पणी के साथ, एक वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक संलग्न राय के साथ, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता था कि मीरा शर्मा ने किसी भी दस्तावेजीकृत अनियमितता में सक्रिय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, कि उसका नाम उसकी जानकारी या सहमति के बिना इस्तेमाल किया गया था। मैंने इसे कुछ दिन पहले समीक्षा के लिए भेजा था, आनंद कुमार ने कहा। मैं चाहता था कि एक औपचारिक दस्तावेज हो जो आपकी बेगुनाही का रिकॉर्ड रखे, इसलिए नहीं कि आपको मेरे लिए इसकी जरूरत थी, बल्कि इसीलिए कि आप इस कागज को अपने हाथों में रखने की हकदार हैं, अगर कभी कोई फिर से किसी ऐसी चीज पर सवाल उठाता है जो कभी आपकी नहीं थी। मीरा ने दस्तावेज को देखा, सालों तक कुछ ऐसा करने के बोझ के साथ जिसे उसने कभी नहीं किया था, सालों तक यह न जानने के बोझ के साथ कि वह छाया मौजूद थी, लेकिन किसी तरह उसे महसूस करना, वह अस्पष्ट भावना कि अतीत में कुछ अनसुलझा था और अब कागज पर हल हो गया था। यह तारीख के साथ पुष्टि करता है। उसने इसे सावधानी से मोड़ा और उसे वापस रख दिया। धन्यवाद, उसने कहा, और उस शब्द में वह सब कुछ था जो वह दूसरे तरीके से नहीं कह सकती थी। उस सप्ताहांत मीरा रोहन को आनंद कुमार से मिलने ले गई, कार्यालय में नहीं। आनंद कुमार ने पास के एक पार्क का प्रस्ताव रखा था, जिसमें बड़े पेड़ थे और बीच में एक फव्वारा और लकड़ी की बेंचें थीं, जहां बुजुर्ग लोग उस शांत ज्ञान के साथ समय बिताते थे जो अब जल्दी में नहीं होते। अर्जुन भी आया। वे चारों पार्क में उस खूबसूरत अजीबता के साथ चले जो ऐसे लोगों में होती है जिनका कोई लंबा साझा इतिहास नहीं होता, लेकिन जो किसी न किसी तरह एक स्वाभाविक रूप से फिट बैठते हैं, जिसे जबरदस्ती नहीं किया जाता। रोहन, जो नए वयस्कों के साथ आमतौर पर समय लेता था,
ने 10 मिनट से भी कम समय में फैसला किया कि आनंद कुमार उसके भरोसेमंद थे। शायद इसलिए कि आनंद कुमार ने उससे उन वयस्कों की तरह बात नहीं की जो बच्चों को पसंद करना चाहते हैं, उस थोड़ी सी नकली अतिशयोक्ति के साथ जिसे बच्चे तुरंत पहचान लेते हैं। उन्होंने उससे सामान्य रूप से बात की, वास्तविक बातें पूछीं, उसके जवाबों को वास्तविक ध्यान से सुना। क्या आपके पास कुत्ता है? रोहन ने उस सीधी बात से पूछा जो अभी तक नहीं सीखा है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे वयस्क बचते हैं। नहीं, आनंद कुमार ने कहा। क्या आप एक चाहते हैं? हाँ, एक भूरा। उसका नाम कैप्टन होगा। कैप्टन एक कुत्ते के लिए अच्छा नाम है, आनंद कुमार ने पूरी गंभीरता से कहा। उसमें चरित्र है। रोहन संतुष्ट होकर सिर हिलाया कि अंततः किसी ने बात समझ ली। मीरा ने अर्जुन के साथ चलते हुए कुछ कदम पीछे से यह दृश्य देखा और कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। यह उन क्षणों में से एक था जो चेतावनी नहीं देते, जो बस होते हैं और आपको बिना किसी बचाव के पाते हैं। क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मीरा ने कहा। और फिर एक पल बाद, मुझे लगता है कि मां जानती थी कि यह किसी न किसी तरह से होने वाला है। अर्जुन ने उसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वह पत्र, मीरा ने कहा। उसने उसे अपराधबोध के कारण नहीं लिखा था। उसने उसे इसलिए लिखा था क्योंकि वह जानती थी कि अच्छी चीजें वापस आती हैं, कि आप जो वास्तव में बिना कुछ उम्मीद किए देते हैं वह हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढता है। उसने एक विराम लिया। बस मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि वापसी का रास्ता एक सुपरमार्केट, कुछ गिने हुए सिक्के और एक आदमी जो मंगलवार को साबुत गेहूं की ब्रेड और शहद खरीदता है से होकर गुजरेगा। अर्जुन धीरे से हंसा। मां हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी। हाँ, मीरा ने कहा, हमेशा। उस दिन पार्क में किसी को नहीं पता था कि आनंद कुमार को कैसा महसूस हुआ जब रोहन ने उनका हाथ पकड़ा। यह कोई नियोजित हावभाव नहीं था। यह उन हावभावों में से एक था जो बच्चे बिना सोचे समझे करते हैं, उस पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जो अभी तक यह नहीं सीखा है कि किसी को छूना है या नहीं। रोहन ने बस यह तय किया था कि वह फव्वारे की ओर तेजी से चलना चाहता था और उस सफेद बालों वाले सज्जन का हाथ उसके लिए पूरी तरह से वैध था। आनंद कुमार को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह एक सेकंड के लिए स्थिर रह गए। उनका छोटा, गर्म हाथ उनके अपने हाथ में था। छोटी उंगलियां बच्चों में ही होने वाले उस लापरवाह विश्वास के साथ लिपटी हुई थीं और उनके सीने में कुछ ऐसी ताकत के साथ हिला जो उन्होंने सालों में महसूस नहीं की थी। कुछ ऐसा जो ठीक दर्द नहीं था, हालांकि वह उसके जैसा ही था। यह बल्कि दर्द का उल्टा था। यह भावना कि आपका एक हिस्सा जिसे आप मरा हुआ मानते थे अभी भी सांस ले रहा है। वह रोहन के साथ फव्वारे की ओर चले। बच्चे ने उत्साह से पानी की ओर इशारा किया और मछलियों के बारे में कुछ कहा जिसे आनंद कुमार ने पूरी तरह से नहीं सुना, क्योंकि उनकी आंखें कुछ और से भरी हुई थीं। एक और छव्य से, एक और छोटे हाथ से, जिसे उन्होंने सालों पहले किसी और पार्क में, किसी और फव्वारे के साथ, किसी और बच्ची के साथ पकड़ा था जो पीछे मुड़कर देखे बिना आगे दौड़ रही थी। कामिनी, उनकी पोती, जो रोहन की उम्र की होती अगर समय अधिक उदार होता। आनंद कुमार ने धीरे से सांस ली। उन्होंने इसे पूरी तरह से छिपाया नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दिखाया भी नहीं। उन्होंने उस मध्यवर्ती बिंदु पर जीना सीख लिया था जहां दर्द आपका होता है और दूसरों का नहीं। क्या मछलियां हैं? रोहन ने फव्वारे के किनारे पर अपनी गर्दन फैलाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, आनंद कुमार ने जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि हां, लेकिन वे छिप जाती हैं क्योंकि वे डरती हैं। आनंद कुमार ने उसे देखा और उन्हें डर न लगने के लिए क्या चाहिए होगा। रोहन ने उस गंभीरता से सोचा जैसे कोई महत्वपूर्ण समस्या हल कर रहा हो, कि कोई चुपचाप खड़ा रहे और इंतजार करे। उसने आखिरकार कहा, इस तरह उन्हें पता चलता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। आनंद कुमार ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पानी को देखा, बच्चे को देखा। उन्होंने उन सभी बातों के बारे में सोचा जो उस छोटे और परिपूर्ण जवाब में बिना इरादे के समाहित थीं। चुपचाप खड़े रहना और इंतजार करना, ताकि जो डरता है वह समझ सके कि वह बाहर आ सकता है। ठीक यही वह बात थी जिसे उन्हें सोफिया और कामिनी को खोने के बाद सीखना पड़ा था, कि शोक को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कि जीवन अचानक वापस नहीं आता, कि धैर्य के साथ चुपचाप खड़ा रहना चाहिए, बिना कुछ जबरदस्ती किए, जब तक कि अंदर कुछ फिर से हिलने न लगे। तुम बहुत होशियार हो, उन्होंने रोहन से कहा। बच्चे ने कंधे उचकाए जैसे यह स्पष्ट हो और पानी को देखता रहा। आनंद कुमार मुस्कुराए और वह मुस्कान, बिना उनके पूरी तरह से जाने, बहुत समय बाद पहली ऐसी मुस्कान थी जो बिना किसी प्रयास के अंदर से आई थी। हफ्तों बाद मीरा के जीवन का एक अलग रूप था, परिपूर्ण नहीं,
पूर्णता मौजूद नहीं है और मीरा ने कभी उसे नहीं खोजा था, लेकिन हाँ, एक ऐसा रूप जो वास्तविक लगता था, जिसे उसने खुद चुने हुए और काम किए हुए सामग्रियों से अंदर से बनाया था। रोहन ने बाल केंद्र बीज में जाना शुरू किया। पहले दिन वह ठीक 4 मिनट रोया। दूसरे दिन वह पीछे मुड़कर देखे बिना दौड़ता हुआ अंदर गया। तीसरे दिन वह एक भूरे कुत्ते के चित्र के साथ घर आया, जिसका नाम कैप्टन था, जिसे बड़े और अनियमित अक्षरों में लिखा गया था, जो अभी सीख रहा था कि शब्दों में शक्ति होती है। मीरा ने उसे अन्य चित्रों के बगल में दीवार पर चिपका दिया। अपार्टमेंट अभी भी छोटा था। टूटी हुई टाइल अभी भी खिड़की के पास अपनी विशेष आवाज करती थी, लेकिन उस जगह की हवा में कुछ बदल गया था। जैसे जब आप एक बहुत समय से बंद खिड़की खोलते हैं और पता चलता है कि कमरे में हमेशा जितनी जगह दिखती थी उससे ज्यादा थी। काम पर मीरा उस खामोश दृढ़ता के साथ बढ़ती गई जो उन लोगों में होती है जिन्हें यह जानने के लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं होती कि वे अच्छा कर रहे हैं। प्रिया ने उसे ऐसे निर्णयों के बारे में परामर्श देना शुरू कर दिया जिन्हें वह पहले अकेले संभालती थी। आनंद कुमार ने उसे और जिम्मेदारियां दी, उस सहजता के साथ जैसे कोई एहसान नहीं कर रहा हो, बल्कि एक क्षमता को पहचान रहा हो जो हमेशा से वहीं थी। और अर्जुन आखिरकार एक ऐसे रहस्य के बोझ से मुक्त होकर, जिसे उसने बहुत समय तक अकेले ढोया था, फिर से वह भाई बन गया जिसे मीरा पहले याद करती थी। वह जो बिना किसी विशेष कारण के फोन करता था, वह जो रविवार को कुछ खाने के लिए आता था और योजना से ज्यादा देर तक रुकता था, क्योंकि उस छोटी रसोई में उस टूटी हुई टाइल के साथ कुछ ऐसा था जिसे कोई भी बड़ी जगह दोहरा नहीं सकती थी। एक दोपहर आनंद कुमार कार्यालय में अपने बगल में कुछ लेकर आए। यह एक पुरानी किताब थी, ऐसी किताबें जो कई हाथों से गुजरी हों, और उसकी घिसी हुई रीढ़ और मुड़े हुए कोनों वाले पन्नों में यह दिखाई देता था। उन्होंने उसे बिना कुछ कहे मीरा के डेस्क पर रखा। उसने उसे देखा, शीर्षक पढ़ा, सवालिया नजरों से आनंद कुमार की ओर देखा। यह मेरी बेटी की थी, उन्होंने सरलता से कहा। उसे यह बहुत पसंद थी। वह इसे हर बार पढ़ती थी जब उसे यह याद रखने की जरूरत होती थी कि चीजों का मतलब होता है, भले ही उस समय ऐसा न लगे। उन्होंने एक विराम लिया। मुझे लगता है कि अब यह किसी ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो इसे पढ़े। मीरा ने किताब को दोनों हाथों से उठाया। यह कोई छोटा हावभाव नहीं था। यह आनंद कुमार कुछ ऐसा दे रहे थे जिसे वह सहेज कर रखते थे। अतीत के प्रति उदासीनता के ऊपर वर्तमान को चुनते थे। डर से पकड़े रहने के बजाय प्यार से छोड़ने का चुनाव करते थे। मैं इसका ध्यान रखूंगी, मीरा ने कहा। मुझे पता है, उन्होंने जवाब दिया। आनंद कुमार मीरा के डेस्क के बगल में थोड़ी देर और खड़े रहे। अब और शब्दों की जरूरत नहीं थी, दोनों जानते थे। लेकिन उस साझा चुप्पी में कुछ ऐसा था जिसे दोनों में से कोई भी बहुत जल्दी तोड़ना नहीं चाहता था। यह उन चुप्पियों में से एक थी जिसका अपना वजन होता है, जो ऐसी बातें कहती है जिन्हें भाषा उतनी सटीकता से नहीं कह पाती। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? मीरा ने कहा। हाँ। क्या आप खुश हैं? सवाल सीधा आया, बिना किसी लाग लपेट के, मीरा के सभी सवालों की तरह। आनंद कुमार ने जवाब देने से पहले उसे एक पल के लिए देखा, आश्चर्य से नहीं, बल्कि उस धीमी गति से ध्यान देने के साथ जो सवालों को गंभीरता से लेता है। मैं फिर से ऐसा करना सीख रहा हूं, उन्होंने आखिरकार कहा। एक अंतर है। पहले जो खुशी थी वह थी जिसे कोई बिना सोचे समझे बनाता है, जो अकेले तब दिखाई देती है जब सब कुछ ठीक चलता है। यह अलग है। यह वह है जिसे कोई जानबूझकर चुनता है, यह जानते हुए कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, यह जानते हुए कि रास्ते में क्या खो गया है। मीरा ने सिर हिलाया। मेरी माँ कहती थी कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, उसने कहा। वह कहती थी कि यह चलने का एक तरीका है। आनंद कुमार ने उसे देखा। आपकी माँ बहुत बुद्धिमान थी। हाँ, मीरा ने कहा। वह थी। उस रात आनंद कुमार भी प्रिया के जाने के बाद सामान्य से ज्यादा देर तक कार्यालय में रुके। दस्तावेजों की समीक्षा नहीं कर रहे थे, लंबित कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, बस अपनी डेस्क के सामने बैठे थे। फोटो फ्रेम सामने की ओर था, जैसा कि उन्होंने कई दिनों से रखा था। अपनी बेटी की आंखों और अपनी पोती की आंखों से खुद को देखने दे रहे थे, बिना अपनी आंखें हटाए। उन्हें ऐसा किए हुए बहुत समय हो गया था। सालों तक उस तस्वीर को देखना किसी जलती हुई चीज को छूने जैसा था। इसलिए नहीं कि वह उनसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि ठीक इसलिए कि वह उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और बिना मंजिल का प्यार एक खास तरीके से दर्द देता है, एक ऐसा तरीका जिसका किसी भी भाषा में कोई सटीक नाम नहीं है। लेकिन उस रात यह अलग था। उस रात वह उन्हें देख सकते थे और साथ ही सांस भी ले सकते थे। उन्होंने रोहन और मछलियों के सिद्धांत के बारे में सोचा, जो डर के मारे छिप जाती हैं। उन्होंने मीरा के बारे में सोचा, जो सुपरमार्केट में सिर उठाए सिक्के गिन रही थी।
उन्होंने राधा शर्मा के बारे में सोचा, एक ऐसी महिला जिसे वह कभी पूरी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन जिसने उन्हें युवा होने पर और जब उनके पास कुछ नहीं था तब काम दिया था, और जिसने अनजाने में एक बीज बोया था जिसे फलने में दशकों लग गए थे। उन्होंने सोचा कि वे कितनी छोटी क्रियाएं हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। बिना गारंटी मांगे दी गई नौकरी, बिना धन्यवाद मांगे चुकाया गया बिल, बिना यह जाने लिखा गया पत्र कि क्या वह पहुंचेगा। एक छोटा हाथ जो पार्क में बिना अनुमति मांगे आपका हाथ थाम लेता है। इनमें से कुछ भी नियोजित नहीं था, इनमें से कुछ भी गणना किया गया नहीं था, और फिर भी वह यहाँ थे, एक ऐसे परिवार के साथ जो शब्द के औपचारिक अर्थों में उनका परिवार नहीं था, लेकिन जो किसी न किसी तरह उस जगह को भर रहा था जो सालों से खाली थी, उसे पूरी तरह से नहीं भर रहा था। जो चला गया था उसे प्रतिस्थापित नहीं कर रहा था, बल्कि उसे याद दिला रहा था कि वह जगह हमेशा कुछ प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी, और इसे फिर से खोने के डर से बंद रखना बहुत मूल्यवान था। उन्होंने दराज खोला, तस्वीर निकाली, हमेशा की तरह वही। सोफिया और कामिनी कैमरे की ओर हंस रही थीं। उन्होंने इसे डेस्क पर फोटो फ्रेम के बगल में रखा। दोनों तस्वीरें, दोनों यादें, दोनों उपस्थिति। मैं हर दिन उन्हें याद करता हूं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जैसे वे सुन सकती हों। लेकिन मैं आगे बढ़ना सीख रहा हूं। मुझे लगता है कि वे यही चाहते थे। उन्होंने सावधानी से तस्वीर वापस रख दी, लाइट बुझाई और कार्यालय से यह महसूस करते हुए बाहर निकले कि बहुत समय बाद पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चल रहे थे जो किसी चीज की ओर चल रहा था, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो बाकी सब से भाग रहा था। उस रात मीरा ने रोहन को सुलाया और आनंद कुमार की बेटी की किताब और अपनी मां का पत्र मेज पर रखे रसोई में बैठी रही। दो वस्तुएं, दो कहानियां, दो महिलाएं जो एक दूसरे को नहीं जानती थीं, लेकिन जिन्होंने अनजाने में उस पुल के खंभे बनाए थे जिस पर वह अब खड़ी थी। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो सुपरमार्केट में उस दोपहर से हुई थीं। एक एक करके गिने हुए सिक्के, राजमा का डिब्बा वापस, जोर से कहा गया वादा, चाहे कितना भी लगे, अपनी 3 चीजों वाली टोकरी के साथ शांत आदमी, अस्वीकृत साक्षात्कार, रात में कॉल, उसके उपनाम वाली फाइलें, उसकी मां का पत्र, उल्टा किया हुआ फोटो फ्रेम, रसोई में अर्जुन के आंसू, सावित्री देवी का नोट, वह कानूनी दस्तावेज जिसने उसका नाम साफ किया। रोहन दूसरे दिन डेकेयर में पीछे मुड़कर देखे बिना दौड़ रहा था। हर टुकड़ा उस समय ढीला लग रहा था, हर टुकड़े ने एक खास तरीके से दर्द दिया था। और फिर भी यहां से देखने पर इस छोटी रसोई से टूटी हुई टाइल और दीवार पर चित्रों के साथ सब कुछ एक ऐसी चीज का रूप ले रहा था जिसकी अपनी एक तर्कसंगतता थी जो योजनाओं की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसी थी जिसे समझाना अधिक कठिन था और महसूस करना अधिक आसान था। उसने अपनी मां का पत्र खोला, उसे एक बार फिर पढ़ा। मैंने अपने बच्चों को वह सबसे अच्छा दिया जो मैं उन्हें दे सकती थी। यह उदाहरण की दयालुता हमेशा लौटती है, भले ही इसमें सालों लगे, भले ही यह ऐसे रास्ते ले जहां हमने कल्पना भी नहीं की थी। मीरा ने पत्र को धीरे से मोड़ा, उसे अपने दिल के करीब रखा और अंततः पूरी तरह से बिना किसी संदेह के समझ गई कि उसकी मां ने उसे अपने कार्यों के खामोश उदाहरण से जीवन भर क्या सिखाने की कोशिश की थी कि गरिमा वह नहीं है जो आपके पास है, यह वह है जो आप तब करते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता, कि दयालुता कोई विनिमय नहीं है, यह एक बीज है जिसे कोई यह जाने बिना बोता है कि वह किस मिट्टी में गिरता है, और कभी कभी उसे अंकुरित होने में सालों लग जाते हैं, और जब वह अंकुरित होता है तो वह ऐसे तरीकों से होता है जिनकी किसी ने नक्शे पर कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन जो बिल्कुल सही होते हैं कि सच्चे वादे केवल शब्दों से नहीं किए जाते, वे उस तरीके से किए जाते हैं जिससे कोई तब खड़ा रहता है जब सब कुछ नीचे धकेल रहा होता है, और कभी कभी जब आपके पास कोई ताकत नहीं बचती है और आपके पास केवल आवाज बची होती है, तो यह कहना, मैं वादा करती हूं कि जब मेरे पास होगा मैं आपको चुका दूंगी, जेब में 7 रुपये 50 पैसे के अंतर के साथ और गोद में एक बच्चा और गर्व सब कुछ के बावजूद बरकरार। कभी कभी यह दुनिया का सबसे साहसिक कार्य होता है और ब्रह्मांड इसे सुनता है, हमेशा सुनता है। मीरा ने किताब को धीरे से बंद किया। उसने उसे एक पल के लिए अपने हाथों में रखा, घिसे हुए पन्नों के वजन को महसूस करते हुए कल्पना कर रही थी कि कितनी बार उसके हाथों से अलग हाथों ने उसे वैसे ही पकड़ा होगा। सोफिया, आनंद कुमार की बेटी, एक महिला जिसे वह नहीं जानती थी, लेकिन जिसने किसी न किसी तरह उसे कुछ दिया था। यह प्रमाण कि लोगों में निवेश किया गया प्यार उनके चले जाने पर गायब नहीं होता, कि वह घूमने के तरीके ढूंढता है, हाथ से हाथ जाता है, उस किताब की तरह ठीक वहीं पहुंचता है जहां उसे पहुंचना होता है। उसने रोहन के बारे में सोचा, उसे क्या छोड़ना चाहती थी।
धन नहीं, कठिनाइयों से रहित जीवन नहीं, क्योंकि यह उसके हाथों में या किसी के हाथों में नहीं था, बल्कि उन सब से ज्यादा स्थायी कुछ, यह निश्चितता कि वह मूल्यवान था, कि दुनिया में उसकी उपस्थिति मायने रखती थी, कि जब चीजें मुश्किल होंगी और वे होंगी, क्योंकि जीवन सबके लिए ऐसा ही है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होगा जिसे कोई नहीं छीन सकता। वही चीज जो राधा ने उसे दी थी, वही चीज जो मीरा पहले से ही बिना पूरी तरह से जाने उसमें बो रही थी। हर रात जब वह उसे ढंकती थी, हर बार जब वह उससे कहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बिना किसी विशेष कारण के कहने की, हर बार जब वह अपने कार्यों से उसे दिखाती थी कि दुनिया में सब कुछ के बावजूद जितना लगता है उससे ज्यादा अच्छे लोग हैं। यह वास्तविक विरासत थी, जो कागज पर नहीं लिखी जाती, जो चुपचाप दिन प्रतिदिन दर्ज की जाती है, किसी ऐसे व्यक्ति के दिल में जो आपको जीना सीखते हुए देख रहा होता है। मीरा ने रसोई की लाइट बुझाई, रोहन के कमरे में गई, दरवाजे से झांका। बच्चा बाहें फैलाकर और धीमी सांस के साथ सो रहा था, और नींद के लिए वह पूर्ण समर्पण जिसे उसने इतनी रातों तक देखा था, यह याद दिलाते हुए कि बाकी सब क्यों लायक था, हमने कर दिखाया। मेरे बच्चे, उसने दरवाजे से फुसफुसाया। रोहन ने नहीं सुना, लेकिन सपनों में मुस्कुराया, जैसे किसी तरह उस जगह से जहां बच्चे सोते समय जाते हैं और जिसे वयस्क सालों के साथ भूल जाते हैं। वह ठीक ठीक जानता था कि उसकी मां ने अभी क्या कहा था, और वह सहमत था। नहीं,